अबे छछुंदर, तेरे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे और तू मेरा सौदा कर रहा है। लगता है तुझे अपनी जिंदगी आज ही खत्म करनी है। धुआं ने पुष्कर की मजाक उड़ाते हुए कहा। अचानक ही पुष्कर को बहुत तेज गुस्सा आ गया था। उसने गहरी आवाज में कहा, रंगा, क्या आपको सौदा मंजूर है या नहीं? यदि आप सहमत हैं तो ये दोनों लोग अभी आपके सामने घुटने टेक देंगे। रंगा भी सोच में पड़ गया। हालांकि अभी वह दूसरों के सामने घुटने टेक रहा था, लेकिन उसमें सहमत होने की हल्की सी इच्छा थी। हालांकि पुष्कर अभी एक स्टूडेंट था, लेकिन रंगा को नहीं लग रहा था कि वो डिब्रू जैसे फाइटर के सामने 1 मिनट भी टिक पाएगा। बेटा, अगर तू मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश करेगा तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। डिब्रू जोर से चिल्लाया और वो तीर की तरह पुष्कर की ओर बढ़ा और डिब्रू ने अपनी जोरदार किक पुष्कर की ओर उछाल दी। इस किक में स्पष्ट रूप से डिब्रू ने बहुत अधिक बल का उपयोग किया था। ध्यान से पुष्कर, शामली चिल्लाई। पुष्कर बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने अपनी बाई मुट्ठी बंद की और डिब्रू की किक पर दे मारी। पुष्कर का मुक्का लगते ही डिब्रू का शरीर उड़ता हुआ दूर चला गया और लहरों में गिर गया। वह दूरी कम से कम 30 या 40 मीटर दूर थी। पुष्कर के इस मुक्के ने वहां मौजूद सभी को बुरी तरह चौंका दिया था। सभी ने पुष्कर की ओर एकटक देखा और देखा कि वह अभी भी मुक्का मारने की स्थिति में ही खड़ा हुआ था। अरे, ये कैसे हो गया? रंगा भी ये देखकर चौंक गया और खड़ा हो गया। दुआ ने भी चौंकते हुए कहा, यह बच्चा डिब्रू को एक ही मुक्के से इतनी दूर कैसे गिरा सकता है? इसके पास जरूर कोई जादुई ताकत है। डर से दुआ का चेहरा बदल गया और वह तुरंत पीछे मुड़ा और भागने लगा। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर डिब्रू भी पुष्कर का मुकाबला नहीं कर पा रहा है तो अगर वो यहां रुकेगा तो पक्का मारा जाएगा। हाँ, अरे तू कहां भाग रहा है कमीने? रंगा ने जैसे दुआ को भागते हुए देखा तो उसके पीछे भागने लगा। लेकिन इसी समय एक व्यक्ति अचानक समुद्र के पानी से उछलकर भीगते हुए किनारे पर उतरा। सभी ने सरसरी नजर डाली और पाया कि उसका एक पैर थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से में फैल रही थी और मानो उनसे आग निकल रही हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे अंदर एक चैंपियन छुपा हुआ होगा। डिब्रू का पूरा शरीर कांप उठा और उसने अपने शरीर को झटका देते हुए अनगिनत पानी के छींटे सभी दिशाओं में बिखेर दी। दुआ क्रूज जहाज पर वापस भागने के लिए पहले ही नाव पर चढ़ चुका था, लेकिन यह देखकर कि डिब्रू अभी मरा नहीं है, वह तुरंत बहुत खुश हुआ और चिल्लाया, डिब्रू, उन्हें मार डालो और सभी की लाशों को समुद्र में फेंक दो। उन्हें कोई नहीं ढूंढेगा और इस छोटे लड़के को तो मैं अपनी आंखों से तड़पते हुए देखना चाहता हूं। जब रंगा और अन्य लोगों ने डिब्रू को गुस्सा होते हुए देखा तो वे तुरंत मरना चाहते थे। यदि उन्हें पता होता कि वो मौत को छूकर वापस आ जाएगा तो वे इस मास्टर के साथ खिलवाड़ नहीं करते। पुष्कर ने तो मुक्का जोरदार मारा था, लेकिन यह दुश्मन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सका था। डिब्रू ने पुष्कर की ओर देखा और कहा, लड़के, तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। तुमने आज यहां मुझे शर्मिंदा किया है और मैं इस बेइज्जती का बदला तुम्हें मार कर ही लूंगा। हाँ, वो भी कोशिश करके देख लो, पुष्कर ने कहा और तभी उसने अचानक अपना पैर पटका और जमीन पर रेत की एक लकीर लोहे की छड़ की तरह ऊपर उठ गई। उसके हाथ में रोशनी की किरणें दिखाई देने लगी और फिर पुष्कर ने रेत से बनी लंबी छड़ी को एक हाथ से पकड़ लिया और जोर से खींचा। पुष्कर ने जमीन से जो 2 मीटर लंबी छड़ी निकाली थी वो छड़ी नहीं बल्कि भाला था। एक नजर में ही साफ लग रहा था कि भाला रेत के कणों से बना है। अरे ये क्या है? रेत का भाला? सभी लोग एक साथ ही चिल्लाए। पुष्कर ने अपने हाथ में लिए भाले को घुमाया और सफेद रोशनी की एक चमक के साथ भाला डिब्रू की ओर चल पड़ा और उस भाले ने तेजी से डिब्रू के कंधे को छेद किया। 2 मीटर लंबा भाला डिब्रू के कंधे से होकर गुजरा और उसे सीधे समुद्र तट पर गाड़ दिया गया। यह भाला वास्तव में स्टील से भी अधिक कठोर था। इसने डिब्रू के शरीर को हवा में उठाया और उसे एक कटार की तरह तिरछा कर दिया। ये कैसे हो सकता है? रंगा भी ये देखकर बुरी तरह चौंक गया था। हर कोई हैरान था। क्या ये कोई चमत्कार नहीं है? रंगा का चेहरा जैसे जम गया हो। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? शामली का खुला मुंह पुष्कर की ओर ही देख रहा था। इसने रेत को भाले में बदल दिया और एक ऐसे चैंपियन को मार गिराया जो हमारी ताकत से कहीं बाहर था। ये मैं क्या देख रहा हूं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने जीवन काल में एक ऐसे मजबूत आदमी को भी देख सकता हूं। यह निश्चित रूप से कोई दैवीय ताकत है। जहान की आंखों में गहरी झलक दिखी। डिब्रू, जिसकी दाहिनी छाती में छेद हो गया था, इस पर विश्वास नहीं कर सका था। उसे इसका एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक उसे अपने सीने में तेज दर्द महसूस नहीं हुआ। वह 1 मीटर ऊंचा लटका हुआ था और रेत के भाले का आधा हिस्सा भी अभी भी वो अपनी आंखों से देख सकता था। ये कैसा इंसान है? ये किसी अन्य गिरोह का आदमी है जिसके पास कोई तिलिस्मी ताकत है।
डिब्रू मन ही मन यही सोच रहा था। इन ताकतवर लोगों की ऐसी फाइट देखकर सभी बॉडीगार्ड और भी भयभीत हो गए थे। मैं सिर्फ एक हाथ उठाकर तुम्हें मार सकता हूं। क्या तुम अभी अपना नाम साफ करने के लिए मुझे मारना चाहते हो? पुष्कर डिब्रू के पास पहुंचा और शांति से कहा। डिब्रू ने पुष्कर की बात सुनकर अपने मुंह से खून की उल्टी की और जमकर हंसा। तुम वास्तव में बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं जिस संप्रदाय से संबंध रखता हूं वो शाकाहारी नहीं। जब मेरे संप्रदाय से कोई आएगा तो भले उसे यह शहर चपटा करना पड़े, लेकिन वो तुम्हें ढूंढकर टुकड़ों में जरूर काट देगा। समझा बच्चे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी अपने मालिक को रिपोर्ट करने का मौका है? पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो ये नहीं कर सकता, लेकिन कोई है जो मेरा मैसेज मेरे संगठन तक पहुंचा सकता है। डिब्रू दर्द से चिल्लाया। रंगा अचानक उठा। उसने मिस्टर दुआ की ओर इशारा किया, जो भागने की फिराक में था। पुष्कर, उसे जल्दी रोको, हम उसे भागने नहीं दे सकते। लेकिन पुष्कर बिल्कुल भी परेशान नहीं था और उसने कहा, तुमने मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जो मैंने अभी तुमसे पूछा था। क्या इन दोनों को पकड़ने के लिए मुझे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे? हाँ, तुम उसके लायक हो। निश्चित रूप से मैं तुम दोनों को 2 करोड़ रुपए दूंगा। उस कमीने मिस्टर दुआ को जल्दी से रोको। अगर वह क्रूज जहाज पर चढ़ जाता है तो हमारे पास मौका नहीं होगा। रंगा चिंतित था। अगर दुआ भाग गया तो परिणाम बहुत बड़े होंगे। और उसका 13 करोड़ का कार्ड दुआ ने छीन लिया था। वो एक ऐसा कार्ड था जिसमें पासवर्ड की जरूरत नहीं थी। पुष्कर के मात्र 2 करोड़ की रंगा को परवाह नहीं है, जो वह चाहता था। इस समय दुआ पहले ही क्रूज जहाज की ओर दौड़ चुका था। हालांकि क्रूज जहाज कोई बड़ा नहीं था, फिर भी वह पानी से 30 मीटर ऊंचा और किनारे से 30 मीटर दूर था। तुम छोटे जानवर, बस मेरी प्रतीक्षा करो। मैं वापस जाऊंगा और किसी को वापस बुलाकर लाऊंगा, जो तुम सभी के टुकड़े टुकड़े कर देगा और उन्हें मछलियों को खिला देगा। दुआ ने चिल्लाते हुए कहा। दुआ नाव के किनारे पर खड़ा होकर पुष्कर और बाकी लोगों को देखते हुए चिल्लाया, क्योंकि अब वो बस क्रूज जहाज पर चढ़ने ही वाला था। मैं तुम्हें पहचान चुका हूं पुष्कर, ठीक है? यदि तुम डिब्रू के संप्रदाय के लोगों को नाराज करते हो तो पहले अपने माता पिता को मार डालो और फिर एक और काम करो, सुसाइड कर लो, क्योंकि मैं जल्द ही तुम्हारे हाथ पैर काट डालूंगा। पुष्कर कुछ कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन दूर तक फैल गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम दौड़ सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे बचकर जा सकते हो? तो फिर तुम मुझे पकड़ने के लिए यहां तक आ जाओगे। अरे चल फुट, अब बस मरने का इंतजार करो, तुम छोटे जानवर। दुआ ने हंसते हुए चिल्ला कर कहा, ठीक है, फिर तो मुझे तुम्हें पकड़ना ही होगा। पुष्कर ने यह कहते ही अपना हाथ घुमाया और उन तांबे के सिक्कों में से एक को उस ओर फेंका। पकड़ो इसे। पुष्कर गुस्से से दौड़ने लगा और उसके दाहिने हाथ से सफेद रोशनी का एक विस्फोट निकला, जिससे एक भ्रामक नाग का सिर बना और दुआ की ओर बढ़ चला। क्रूज जहाज पर दुआ अचानक चिल्लाया, मानो उसका पूरा शरीर किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो, जिसने उसे हवा में उठा लिया था। मिस्टर दुआ, जो अभी भी चिल्ला रहा था, उसे सीधे पुष्कर के सामने फेंक दिया गया। उसका मुंह रेत से भर गया था। इस समय पूरी जगह बिल्कुल सन्नाटा था। यह कैसी जादुई चाल है? शामली के मुंह से निकला। मिस्टर दुआ जमीन पर गिर पड़ा था। उसने रेत से सना हुआ अपना चेहरा ऊपर उठाया। कैसे? मैं अचानक पुष्कर के सामने कैसे गिर गया? दुआ बुदबुदाया। क्या मैं क्रूज जहाज पर नहीं था? दुआ का पूरा शरीर कांप उठा। यह पुष्कर इतना भयानक है, यह इंसान नहीं हो सकता। यह किस संगठन ने ऐसा चौंकाने वाला फाइटर तैयार किया है? दुआ मन ही मन डरते हुए कह रहा था। रंगा भी स्तब्ध रह गया था और बॉडीगार्ड्स का समूह भी शॉक में था, और वे सभी डरते हुए पुष्कर की ओर देखने लगे थे। क्या वह सचमुच इंसान है? एक बॉडीगार्ड ने दूसरे साथी से कहा। एक आदमी को 100 मीटर की दूरी से हवा में पकड़ लिया गया है, यह दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा। रंगा ने पुष्कर को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके दिल में पहला विचार आया, मैं इसे अपना गुरु बनाऊंगा। मैं भले ही कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन मेरा जीवन हमेशा दूसरों के हाथों में होता है। यदि ये मुझे भी कुछ ऐसी तरकीबें सिखा सकता है तो फिर मैं किसी से नहीं डरूंगा, भले ही मुझे सिर्फ इस लड़के की आधी ताकत ही क्यों ना मिल पाए। शामली का नाजुक शरीर कांपने लगा और पुष्कर को देखने वाली उसकी आंखें और अधिक चमकीली हो गई। उसने अब तक जो सबसे शक्तिशाली योद्धा देखा था, वह उसके गिरोह में दूसरे स्थान पर था, लेकिन पुष्कर उससे भी ऊपर था। यह लड़का सबसे अलग है, लेकिन इसकी ताकत रहस्य से भरी हुई है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई इंसान है, शामली मन ही मन सोचने लगी। इस समय सभी लोग डिब्रू पर तरस खा रहे थे, क्योंकि उसे सूली पर चढ़ा दिया गया था। डिब्रू ने कहा था कि कोई इस खबर को रिपोर्ट करेगा, लेकिन जैसे उसने वो बात बोली, तभी पुष्कर ने मिस्टर दुआ को हवा में उठाकर अपने सामने पटक दिया। डिब्रू चाहकर भी इस समय कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो बस सिसकियां भर रहा था।
आह, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, अपने पैसे और अपने क्रूज जहाज और भी बहुत कुछ, प्लीज मुझे बख्श दो। दुआ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा। यह सीन उस सीन से बिल्कुल मिलता जुलता है जहां मिस्टर दुआ ने सभी को प्रणाम करने के लिए कहा था, सिवाय इसके कि अब प्रणाम करने वाला व्यक्ति बदल दिया गया है। रंगा ने अपने शरीर पर जमे रेत को हटाया, आगे बढ़ा और उसने दुआ को लात मारी। ये तुम्हारी गलती, तुमने सोच लिया था कि इस दुनिया में तुम लोगों से ताकतवर कोई और हो ही नहीं सकता। तभी डिब्रू हिम्मत करके चिल्लाया, मास्टर मुझे जाने दो, मैं तुम्हें अपने जीवन के बदले में एक बहुत बड़ा रहस्य बता सकता हूँ, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। पुष्कर ने उस रोते हुए डिब्रू को मुस्कुरा कर देखा। इस दुनिया में कई रहस्य थे, लेकिन उसे उनमें से किसी भी रहस्य में कोई दिलचस्पी नहीं, और एक मरते हुए दुश्मन की बात मानना तो वैसे भी पुष्कर के लिए फिजूल था। तुम अभी गलती कर रहे हो, मैं सिर्फ मिस्टर रंगा के लिए काम कर रहा हूं, पुष्कर ने कहा। क्या पुष्कर डिब्रू और दुआ को छोड़ देगा? डिब्रू कौन से संगठन की बात कर रहा था? क्या उसके लोग पुष्कर को मारने के लिए ढूंढेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हम यहाँ एक दबी हुई मूर्ति ढूंढने आए हैं। मैंने सुना है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। यदि आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपको अपने साथ ले जा सकता हूँ और हम एक साथ उस मूर्ति को ढूंढकर पैसे कमा सकते हैं। मास्टर रंगा, कृपया मेरी जान बख्श दो, डिब्रू ने चिल्लाते हुए रंगा से कहा। वैसे तो मेरा अपने हाथों से तुम्हारी जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब वो बदल गया है। पुष्कर ने यह कहते ही डिब्रू को बोलने का कोई मौका नहीं दिया और तुरंत एक जोरदार वार किया जो डिब्रू के शरीर पर जा लगा। फिर पुष्कर ने रेत का भाला अपने हाथ में पकड़ा और उसे धीरे से घुमाया। पूरा रेत का भाला फिर से रेत में बदल गया और अपने मूल आकार में लौट आया, और इसी के साथ डिब्रू भी धमकी आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। मैंने इन दोनों को लगभग खत्म कर दिया। मिस्टर रंगा, मैं इन दोनों को आपके लिए छोड़ रहा हूं, मेरा मिशन पूरा हो गया है, पुष्कर ने कहा। यह सुनकर रंगा बहुत खुश हुआ। डिब्रू गंभीर रूप से घायल हो गया था, स्वाभाविक रूप से। अब रंगा उसे निपटने के लिए जो चाहे कर सकता था। जहां तक मिस्टर दुआ का सवाल है, वो रंगा के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। मिस्टर दुआ को मार्शल आर्ट बिल्कुल भी नहीं आता था। मास्टर पुष्कर की ताकत वास्तव में बहुत भयानक है। कृपया मेरे साथ मेरे घर आए, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। रंगा स्वाभाविक रूप से पुष्कर का महत्व जान चुका था। अब जब उसने मिस्टर दुआ को पकड़ लिया है तो वह उसे किसी भी समय मार सकता है, लेकिन पुष्कर को जानने का यह अवसर शायद उसे फिर नहीं मिलेगा। मास्टर जहान भी पुष्कर की ताकत को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने भी पुष्कर से माफी मांगते हुए कहा, ऐसे भूतिया और चमत्कारी तरीके एक चैंपियन से कहीं ऊपर है, और इसीलिए आप एक महान आत्मा है। मैंने पहले भी कई लोगों को नाराज किया है, लेकिन मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगे। पुष्कर हल्के से मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। घर पर इकट्ठा होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा काम पूरा हो गया, मुझे पैसे दो और फिर मैं जाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पुष्कर ने रंगा से कहा। यह सुनकर रंगा और जहान दोनों कुछ देर के लिए अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर इतने सीधे तौर पर मना कर देगा, लेकिन एक बहादुर व्यक्ति के अंदर कुछ अकड़ होना सामान्य बात है। रंगा ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने इन दिनों बहुत सारे गुप्त विशेषज्ञों को काम पर रखा था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से बहुत सारे पैसों का इंतजाम कर रखा था। थोड़ी देर बाद उसने एक कार्ड निकाला और पुष्कर से कहा, मिस्टर पुष्कर, इस अकाउंट में आपके नाम की राशि है। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। हमारे परिवार ने बंदरगाह परिवहन में शुरुआत की और हम अभी भी इस शहर में बहुत इज्जत रखते हैं। यदि आपको कोई भी परेशानी होती है तो जरूर याद करिएगा। साथ ही अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे लिए अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ सकते हैं? रंगा ने डरते हुए कहा कि कहीं पुष्कर नंबर देने के लिए भी मना ना कर दे। पुष्कर को तब याद आया कि उसने अपना मोबाइल फोन बेच दिया है और अब नया फोन खरीदने का समय आ गया है। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं आपको बाद में एक मैसेज कर दूंगा, पुष्कर ने रंगा से कहा। रंगा की आंखों में निराशा के भाव थे। उसने सोचा कि पुष्कर उसे नंबर नहीं देना चाहता था। यदि उसे मालूम होता कि वह इतना शक्तिशाली है तो पहले उसकी अपेक्षा ना करता, लेकिन रंगा ने इसे चेहरे पर नहीं दिखाया और बस माफी मांगते हुए मुस्कुराया। पुष्कर के बगल में खड़ी शामली को भी 2 करोड़ रुपए मिले। रंगा इस समय बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। शामली रंगा को देखकर मुस्कुराई, धन्यवाद कहा और पुष्कर के साथ चली गई। रंगा उन्हें जाते हुए देखकर अंदर चला गया। कार में पुष्कर ने तांबों के सिक्कों को कुछ बार घुमाया और फिर उसकी आंखों में खुशी झलकने लगी। मन ही मन पुष्कर नाग बाबा को धन्यवाद कहना नहीं भूला था। वो जानता था कि उसके अंदर यह ताकत उस काले सांप की ही देन है। ऐसा लगता है कि आगे कभी भी इस तरह की चमत्कारी चालों का उपयोग कम करना बेहतर है, लेकिन इस बार यह सभी को डराने के लिए था, इसलिए मुझे करना पड़ा। पुष्कर ने मन ही मन कहा, क्या तुम भी वापस शहर जा रहे हो? चलो फिर साथ चलते हैं, शामली ने कहा। लेकिन पुष्कर कुछ और बातें सोचने में लगा हुआ था, जिसे देखकर शामली मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ? तुमने इतना पैसा कमाया और मिशन भी पूरा कर लिया,
लेकिन फिर भी तुम इतने बुरे मूड में हो। चिंता मत करो, हमारे काम में ऐसा होता रहता है। जब मैंने ऐसा पहली बार किया था तब मुझे भी ऐसा ही लगा था। ऐसे ही 2-4 मिशन और पूरे कर लोगे तो इन सब की आदत पड़ जाएगी फिर तुम्हें। पुष्कर ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वो तो कुछ और ही सोच रहा था। मुझे अपनी साधना बढ़ानी होगी क्योंकि यहां मेरी स्पिरिचुअल पावर कम होती जा रही है और मुझे उसी लेवल पर पहुंचना होगा जहां पर मैं था। पुष्कर ने मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन कुछ तो ऐसी सच्चाई है जो नाग बाबा ने मुझे अभी तक नहीं बताई है। हो ना हो मेरी इस पावर के पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है। पुष्कर के मन में ऐसे ही ख्याल चल रहे थे। शामली ने देखा कि पुष्कर ने उसकी बात सुनी भी नहीं है, इसलिए वो मुंह घुमाकर बैठ गई और तेज से संगीत सुनने लगी। क्या तुम इस धरती के नहीं हो? क्या तुम्हें गाने सुनना भी पसंद नहीं है? शामली ने पुष्कर को एक अजीब नजर से देखा और उससे कहा, और फिर मन ही मन सोचने लगी, यह है तो एक कॉलेज का स्टूडेंट, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है जैसे इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मैं ये गाना पहली बार सुन रहा हूं। पुष्कर ने लापरवाही से कहा, है? ये गाना तो पूरे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्या तुमने इसे पहली बार सुना है? ये गाना हर जगह बजाया जाता है। शामली को पुष्कर के झूठ पर विश्वास नहीं हुआ और वह तेज आवाज में बोली। पुष्कर थोड़ा चौंका क्योंकि उसने वो गाना कहीं सुन रखा था या जिस पहेली को सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ था। इस गाने की धुन उसमें पुष्कर की कुछ मदद कर सकती थी। पुष्कर हल्के से मुस्कुराया और ऐसा लगा कि वह वास्तव में इस गाने की धुन को पहचानता है। 2 घंटे के अंदर वो दोनों शहर के बीच में पहुंच चुके थे। हम आ चुके हैं, चलो कार से उतरने का समय आ गया है। अगली बार जब मेरा कोई मिशन होगा तो मैं तुमसे मिलूंगी। तभी शामली ने अपने हाथ से अपना मास्क हटाया और उसका सुंदर चेहरा सामने आया। पुष्कर अभी तक कार से बाहर नहीं निकला था। वो चुपचाप शामली की ओर देखता रहा। तुम क्या देख रहे हो? तुम जाना नहीं चाहते? और क्या तुम्हें मेरी बहन पर क्रश है? ऐसा मत करो, मेरी बहन को मैच्योर लोग पसंद है और तुम अभी बहुत छोटे हो। शामली ने पुष्कर को थोड़ा जान लिया था, इसलिए वो अपने असली रूप में उसके सामने आ गई और मांस वाले चेहरे को अपनी बहन बता रही। तुम कुछ भूल रही हो और मुझे तुमसे या तुम्हारी बहन से कोई मतलब नहीं, पुष्कर ने कहा। शामली ने अजीब तरीके से पूछा, मैं क्या भूल गई? तो क्या तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें गुड बाय हक दूं? सॉरी मिस्टर, ये मेरी आदत नहीं है। फिर बकवास। मैडम, तुम्हारे ऊपर अभी भी मेरे 8 लाख बाकी हैं। पुष्कर के पास उसे याद दिलाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। सौदा 10 लाख में तय हुआ था, लेकिन शामली ने केवल 2 लाख का ही भुगतान किया था और अब वह अनजान होने का नाटक कर रही थी। क्या ये सही है? मिस्टर रंगा ने तुम्हें 2 करोड़ दिए और तुम्हें अभी भी मुझसे 8 लाख रुपए चाहिए? तुम तो बहुत कंजूस हो, शामली ने चिढ़ते हुए कहा। शामली ने पुष्कर की ओर देखा और अपनी छाती से एक कार्ड निकाला। इसे ले लो, इसमें मेरी बहन के बदन की खुशबू भी है। पुष्कर के होंठ फड़क रहे थे और उसके हाथ में मौजूद कार्ड अभी भी अजीब तरह से गर्म महसूस हो रहा था। पुष्कर ने कार्ड लेने के बाद कार का दरवाजा खोला और बिना रुके बाहर निकल गया। आज रात मेरी बहन के बारे में सपने मत देखना, शामली ने मुस्कुराते हुए पुष्कर से कहा। फिर शीशे में खूबसूरती से देखा। वो मुस्कुराई, एक्सीलेटर पर कदम रखा और कार आगे बढ़ गई। पुष्कर घर पहुंच गया, थोड़ा आराम किया और फिर कॉलेज जाने के लिए निकल गया। जब वो कॉलेज पहुंचा तो हिल स्टेशन ट्रिप से बाकी बच्चों को आए हुए 5 दिन बीत चुके थे। पहले जाकर सुरभि आंटी को नमस्ते कहना बेहतर होगा, पुष्कर ने सोचा और उसी ओर कदम बढ़ा लिया। पुष्कर जल्दी से सुरभि आंटी के ऑफिस की ओर चल दिया। जब पुष्कर ने दरवाजा खटखटाया और अंदर गया तो वहां न केवल सुरभि आंटी थी बल्कि उनकी बेटी उर्वी भी थी। हाँ पुष्कर, तुम आखिरकार वापस आ गए। सुरभि बहुत खुश हुई और वो लगभग रोते हुए पुष्कर का हाथ पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। पुष्कर को अपने दिल में हलचल महसूस हुई। वो देख सकता था कि सुरभि आंटी दिल से उसके बारे में चिंतित थी। उर्वी ने पुष्कर की ओर देखा और फिर तुरंत गुस्से में कहा, पुष्कर, तुम इतने दिनों से कहां थे? क्या तुम नहीं जानते कि हर कोई तुम्हारे बारे में चिंतित है? अगर तुम कॉलेज नहीं आना चाहते तो बस पढ़ाई छोड़ दो और सभी को चिंता करने से बचाओ। पुष्कर थोड़ा झुंझलाया लेकिन फिर आराम से कहा, मैं पहाड़ों में खो गया था। मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था लेकिन मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। हाँ, तुम बकवास कर रहे हो। कौन तुम पर विश्वास करता है? इसी तरह अपनी मां को भी समझाओ। उर्वी ने गुस्से में अपना हाथ झटका और एक तरफ खड़ी हो गई। तुमने मेरी मां को बताया? पुष्कर ने लगभग चीखते हुए कहा। पुष्कर ने उर्वी को गुस्से से देखा। वह हमेशा अपने मामले स्वयं ही निपटाता था। वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार को परेशान किया जाए। वैसे कॉलेज ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन उर्वी ने शिकायत दर्ज की थी। क्या तुम इतने दिनों से गायब हो और मैं तुम्हारे परिवार को ना बताऊं? उर्वी बचपने से भरी हुई थी। मैं वास्तव में पुष्कर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसका काम करने का अपना तरीका था। ठीक है, अब बोलना बंद करो। मैं सबसे पहले तुम्हारी मां को फोन कर दूंगी कि तुम ठीक हो। इतना कहने के बाद सुरभि ने अपना मोबाइल फोन निकाला और तुरंत पुष्कर की मां का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। जल्द ही कॉल कनेक्ट हो गई।
पुष्कर को पता था कि वह गलत है, इसलिए जब उसने फोन का जवाब दिया तो उसने स्वाभाविक रूप से चीजों को सही करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना शक्तिशाली है। अपनी मां के लिए वह सिर्फ एक बच्चा है जो अपनी मां का सामना नहीं कर सकता। आधे घंटे से अधिक समय तक बात करने के बाद पुष्कर ने किसी तरह अपनी मां को स्कूल न आने के लिए मना लिया। धन्यवाद आंटी। पुष्कर ने सुरभि का फोन वापस सौंप दिया। ऐसा लग रहा था कि वह भविष्य में इतनी लापरवाही से गायब नहीं हो पाएगा। यह देख करके पुष्कर शांत हो गया है। सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम और उर्वी अब बच्चे नहीं हो। उर्वी तुम्हारे कारण नाराज है। वह पिछले 2 दिनों में लंबे समय से इसके बारे में बात कर रही है और मुझे लगा कि तुम्हें उसका जन्मदिन भी नहीं पता। उर्वी का जन्मदिन? पुष्कर ने आश्चर्य से उर्वी को देखा। क्या आज उर्वी का जन्मदिन है? उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा और ऐसा लगा कि यह वास्तव में आज ही था। आंटी ने कहा, उर्वी नाराज मत हो। क्या पुष्कर तुम्हारे लिए ही वापस नहीं आया है? वह भी वापस आया है, इसलिए कम बोलो। तो फिर तुम लोग आज रात पार्टी मनाने के लिए बाहर नहीं जा रहे हो? अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक मत बाहर रहना। पुष्कर ने चुपचाप आह भरी। सुरभि आंटी हमेशा से उसे और उर्वी को एक साथ लाना चाहती, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से किसी का भी एक दूसरे के लिए ऐसा इरादा नहीं था। क्या शामली फिर पुष्कर को अपने नए मिशन पर ले जाएगी? क्या उर्वी और पुष्कर फिर से नजदीक आने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आंटी, अभी भी 2 क्लासेस बाकी हैं, इसलिए मैं क्लासेस लेने जा रहा हूं, पुष्कर ने कहा और सुरभि के ऑफिस से बाहर चला गया। पुष्कर अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना जानता था। हालांकि उर्वी उससे नफरत करती, लेकिन सुरभि आंटी खातिर उसे उर्वी से बहस नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो जल्दी से चला गया। पुष्कर को दूर जाते देख उर्वी ने शिकायत करते हुए कहा, मां, आपने उसे क्यों इनवाइट कर दिया? मैंने उसे इनवाइट करने की सोची भी नहीं थी। अगर पुष्कर साथ नहीं जाता है तो मैं कैसे निश्चिंत हो सकती हूँ? अगर कोई गैंगस्टर मिल गया तो क्या होगा? कम से कम यहाँ एक लड़का तो है। सुरभि ने कहा, गैंगस्टर? वो खुद एक गैंगस्टर है। आपका जो दिल करे वो करो, मैं क्लास में जा रही हूँ। उर्वी ने गुस्से में आधी अधूरी बात कही और अपना बैग उठाकर क्लास की ओर चल पड़ी। जल्दी खबर फैल गई कि पुष्कर वापस आ गया है। मेघा जैसे ही कार में बैठी तो उसने अपने सामने बैठे सेक्रेटरी यलगार को आश्चर्य से देखा। उसे अभी खबर मिली थी कि पुष्कर कुछ समय पहले बंदरगाह पर दिखाई दिया था। मेघा सोच रही थी कि फिर वह अचानक कॉलेज वापस क्यों चला गया, और वैसे भी पुष्कर ने उसे फोन क्यों नहीं किया? क्या सचमुच वो मुझसे बहुत नाराज है? यही सब सोचकर मेघा ने जल्दी से कॉलेज जाने का फैसला कर लिया था। मुझे भी कॉलेज से फोन आया है, मुझे पता चला है कि पुष्कर कॉलेज लौट आया है। वो बिल्कुल ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। सेक्रेटरी यलगार वैसे तो प्रभाकर महेंद्रू के पर्सनल सेक्रेटरी थे, हालांकि अभी उसे मेघा के साथ जाने का काम सौंपा गया था। तो चलो तुरंत कॉलेज चलते हैं, मेघा ने बड़ी मासूमियत से कहा। लेकिन यह कहते ही मेघा अचानक थोड़ा घबरा गई। वह इस बात से परेशान थी कि पुष्कर के साथ क्या हुआ था, और वह पिछले कुछ दिनों से उत्सुकता से अपने इन्हीं सवालों के जवाब खोज रही थी। अब उसने अचानक सुना कि पुष्कर कॉलेज लौट आया है तो वह असमंजस में पड़ गई थी। उसने मुझे फोन भी नहीं किया, इसका मतलब वो मुझसे अभी तक नाराज है और मुझे ही अपनी हालत का दोषी समझ रहा है। मेघा मन ही मन सोच रही थी, क्या उसके हाथ की हड्डी नहीं टूटी है? फिर उसे इतनी जल्दी कॉलेज क्यों आना था? ओह, इस बेवकूफ को पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए था। चलो पहले कॉलेज नहीं चलते, पहले घर चलते हैं। तभी यलगार ने कहा। मेघा को अचानक एहसास हुआ कि उसने जो कपड़े पहने थे वो उसने परसों से पहने हुए थे और वे गंदे हो चुके थे। उसे सुंदर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए ताकि वो कॉलेज जा सके। यलगार ने पिछले कई दिनों से मेघा की हालत देखी थी, वो ठीक से सोई भी नहीं थी। इसलिए यलगार ने मेघा से कहा, मिस, जब पुष्कर मिल गया है तो आप वापस जाकर पहले झपकी क्यों नहीं ले लेती? क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो सकती है। पुष्कर से तो आप कल भी मिल सकती है ना? मेघा ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। आप ठीक कह रहे हैं यलगार अंकल, प्लीज मूव फास्ट। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गए थे। मेघा तेजी से कार से बाहर निकली। वो नहाई और सबसे पहले अपने बाल धोए। बहुत देर बाद तक एक सुंदर स्कर्ट चुनने के बाद उसने फिर से पुष्कर के बारे में सोचा। घर पर से छोटा दवा का डिब्बा उठाया और कार से कॉलेज चली गई। जैसे ही वो कार में बैठी, उसकी सफेद हथेलियां सुगंधित पसीने से भर गई थी। मिस, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या आप बीमार हैं? जब यलगार ने मेघा का चेहरा देखा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, मैं ठीक हूं। मेघा ने जोर से सांस छोड़ी और सांसों के साथ ही उसकी विशाल छाती बार बार ऊपर और नीचे गिर रही थी। पता नहीं जब पुष्कर मुझे देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। मेघा ने बुदबुदाया, मैं ऐसा क्या कहूं जिससे वह मुझे माफ कर दे? क्या मेरी स्कर्ट बहुत चमकीली है? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कुछ और पहन लेती।
मेघा के दिमाग में ऐसे ही ख्याल चल रहे थे। कभी वो अपने कपड़े देखती तो कभी अपने बाल संवारती। हे भगवान, मेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? मैं इतनी घबराई हुई क्यों हूं? उधर कॉलेज के अंदर पुष्कर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। मैं वास्तव में उर्वी के जन्मदिन की पार्टी में शामिल ना होने का बहाना ढूंढना चाहता था। उसे अभी भी बहुत कुछ करना है, इसलिए उसके पास फालतू की पार्टियों में जाने का समय नहीं था। लेकिन सुरभि आंटी उसे उर्वी के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए कह रही। पुष्कर, जल्दी करो, तुम कहां थे? हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शिखा ने दूर से पुष्कर की ओर हाथ हिलाया। वह उर्वी की सबसे अच्छी दोस्त है, ऐसे मौके पर वह कैसे गायब रह सकती थी? मंगल, रचिता और अन्य स्वाभाविक रूप से एक साथ थे। लेकिन पिछली बार रेसिंग ट्रैक पर जो हुआ उसके कारण पुष्कर के बारे में उनकी धारणा अच्छी नहीं रही। इसी तरह वो ये भी जानते थे कि पुष्कर मार्शल आर्ट में अच्छा था और उसके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी बुरा नहीं कहा। लेकिन हर कोई परेशान दिख रहा था और जैसे पूरी दुनिया पुष्कर का इंतजार कर रही थी। उर्वी ने आज रात बहुत ही अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन वह समय से पहले बड़ी हो गई थी, जिससे उसका फिगर पूरी तरह से हाईलाइट हो रहा था। लेकिन आज उसका जन्मदिन है, इसलिए उसके चेहरे की मुस्कान अलग ही दिखाई पड़ रही थी। पुष्कर, मेरे पास आओ, पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उर्वी अचानक अकेले पुष्कर के पास आई और फुसफुसाते हुए बोली। पुष्कर ने उसके शरीर पर परफ्यूम की हल्की खुशबू महसूस की और उसे एक अजीब से भाव के साथ देखा। वह चौंके बिना नहीं रह सका और बोला, क्या चल रहा है? अयान भी आज रात यहां होगा, वह बहुत दबंग है, इसलिए तुम्हें उसके साथ कोई बहस नहीं करनी है। उर्वी की आंखों में एक अजीब सा भाव था। पुष्कर को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे हमदर्दी दिखा रही थी या उस पर तरस खा रही थी। अयान पुष्कर के लिए बिल्कुल भी अजनबी नहीं है। ये लड़का पुष्कर का राइवल था। वह दबंग और घमंडी था, लेकिन साथ ही वह बहुत अमीर परिवार से भी था। न केवल उसके ग्रेड अच्छे थे, बल्कि वो सभी प्रकार की कलाओं और खेलों का प्रदर्शन भी करना जानता था। कई लड़कियों की नजर में वह प्रिंस चार्मिंग था। इससे पहले अयान ने न केवल पुष्कर को निशाना बनाया और धमकाया, बल्कि बाद में उर्वी का पीछा भी किया। लेकिन कुछ महीनों तक उसके साथ खेलने के बाद, जब वह कॉलेज में था, तब उसने उर्वी को छोड़ दिया। उस समय उर्वी इतनी परेशान थी कि उसका वजन बहुत कम हो गया। सुरभि आंटी का भी काम करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उनकी बेटी प्यार में थी और इसी के चलते उन्होंने वाइस प्रिंसिपल के रूप में अपना पद लगभग खो दिया था। पुष्कर ने शांति से कहा, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। अयान एक अच्छा इंसान नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम इस पर ध्यान दो या ना दो, ये तुम्हारा अपना मामला है। उर्वी ने उसकी ओर आंखें घुमाई। मैंने ये नहीं बताया कि मैं उसके साथ क्या करना चाहती थी। वह कौन है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आज सिर्फ मेरा जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों आपस में झगड़ा करो। जब तक वह मेरे साथ कोई बकवास नहीं करेगा, मैं आज उसे नहीं छूंगा। पुष्कर ने लापरवाही से कहा। यह सुनकर उर्वी बहुत खुश हुई। वो मुस्कुराई और तुरंत पुष्कर का हाथ पकड़कर कार के दरवाजे की ओर चल दी। ठीक है, तुम्हें यह याद रखना चाहिए, जल्दी से कार में बैठो। पुष्कर के पास उर्वी के साथ चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पुष्कर को यह नहीं पता था, ये सब दूर से मेघा भी देख रही थी। मेघा ये देखते ही छिटक गई और वहीं खड़ी रही। ओह, मैं चल क्यों नहीं पा रही हूं और मैं पुष्कर को आवाज क्यों नहीं दे पा रही हूं? कि मुझे क्या हो गया है? मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि वो एकदम से जड़ क्यों हो गई। खूबसूरत उर्वी को पुष्कर को कार में खींचते हुए, कार का दरवाजा बंद करते हुए और फिर उन लोगों का ग्रुप धीरे धीरे चला गया। ये सब मेघा खड़ी खड़ी देखती रही, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाई। मेरे साथ क्या गलत हो रहा है? जब पुष्कर कार में बैठा और चला गया तो मेघा ने चुपचाप देखा। उसे अचानक अपने पूरे शरीर में एक कंपन और जड़त्व का एहसास हुआ, मानो उसके शरीर की सारी ताकत एक पल में खत्म हो गई। पिछले कुछ दिनों में उसने अनगिनत पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचा था, जहां वह पुष्कर से मिली थी। पुष्कर ने उसे डांटा, पुष्कर ने उसे इग्नोर कर दिया और यहां तक कि पुष्कर भी उत्सुकता से उसकी तलाश कर रहा था। अनगिनत सीन्स, लेकिन उनमें से कोई भी उसके सामने नहीं था। क्या वह घायल नहीं है? वह कहां जा रहा है? मेघा ने देखा कि उर्वी बहुत अच्छे से तैयार होकर मुस्कुरा रही थी, इसलिए वह पुष्कर का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। मेघा की सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी। मिस, मैंने पूछताछ की है। पुष्कर आज उर्वी नाम की एक लड़की के जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं। यलगार तुरंत आया और मेघा को बताया, क्योंकि वो पूछताछ के लिए गया था। वह उर्वी का जन्मदिन मनाने गया है? मेघा ने बुदबुदाते हुए कहा। इस समय मेघा को थोड़ी घुटन महसूस हुई। उसका दिल दुख गया और उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। पहले तो मेघा का दिल पछतावे से भर गया था, लेकिन जब उसे पता चला कि पुष्कर कॉलेज लौट आया है तो वह शिकायतों से भर गई थी। उसने कॉलेज वापस आते ही मुझे फोन क्यों नहीं किया? मेघा ने कहा। क्या वह नहीं जानता कि मैं उसे पूरी दुनिया में खोज रही हूं? मैं तो तुमसे माफी मांगने आई थी पुष्कर, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था
कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है और तुम्हें उस लड़की का जन्मदिन मनाने की ज्यादा जल्दी है। तुमसे तो मुझे एक फोन भी नहीं हो सका। इस समय मेहिका मन से दुखी थी और वो बहुत ही अजीब महसूस कर रही थी। तुम्हारे पास उसका जन्मदिन मनाने का समय है, लेकिन तुम्हारे पास मुझे कॉल करने का समय नहीं है। क्या मैं तुम्हें ऐसे परेशान कर रही हूं? यदि कोई सचमुच जान चुका है कि वह गलत है और जानता है कि उसे तुम्हारे लिए दुख भी है, तो क्या तुम उसे वापस एक बार कॉल भी नहीं कर सकते? मेहिका ने बड़बड़ाते हुए अपने आंख से आंसू पोंछ लिए थे। मेहिका ने अपने खूबसूरत स्कर्ट को अपने हाथों से थोड़ा परेशान होकर रगड़ा। वह उस समय वहां पर अकेली खड़ी थी। एक पल के लिए भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। यह रोने की इच्छा का एहसास था, लेकिन मेहिका खुलकर रो भी नहीं पा रही थी। मेहिका के लिए यह बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी। मिस, आपको क्या हो गया है? आप तो पसीने से तर हैं। यह देख कर के मेहिका के साथ कुछ गड़बड़ है। यलगार जल्दी से मेहिका के माथे को छूने के लिए आगे बढ़ा और छूने पर यलगार ने पाया कि उसका माथा पूरी तरह से ठंडा पड़ गया था। मिस, आपको ठंड से पसीना आ रहा है, आप बीमार हैं, अपने आप को संभालिए। चलो जल्दी वापस चलते हैं। यलगार इतना परेशान हो गया था कि उसने तुरंत बॉडीगार्ड को वहां बुला लिया। प्रभाकर ने मेहिका को दिन में दर्जनों बार फोन करके बार बार चेतावनी दी थी कि वह उस जहर से सावधान रहे जो उसके शरीर से अभी तक खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि यह बचा हुआ जहर हो सकता है। मेहिका ने उस छोटे दवा के डिब्बे को देखा जो वह जल्दबाजी में अपने साथ ले गई थी। मेहिका के दिल में अचानक एक और ऐंठन भरा दर्द महसूस हुआ। उसका शरीर कमजोर होने लगा था। उसकी आंखें अचानक काली पड़ गईं, दुनिया घूमने लगी और वह अचानक ही बेहोश हो गई। पुष्कर और उर्वी के दोस्तों की कारें धीरे धीरे एक शानदार मनोरंजन क्लब के सामने रुकी। मंगल ने अपनी कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला। अपनी उंगलियां चटकाई और चाबियां पार्किंग अटेंडेंट की ओर फेंक दी। इसके तुरंत बाद रचिता, शिखा और उनके बाकी के दोस्त सभी लोग एक साथ कार से उतरे। उर्वी, जल्दी से बाहर आओ, देखो जल्दी क्या हो गया है। रचिता दौड़ कर आई और उर्वी की कार का दरवाजा पीटते हुए बोली। उर्वी प्यार से मुस्कुराई, जैसे उसे पहले ही पता हो, और कार से बाहर निकलने से पहले उर्वी ने पुष्कर की ओर देखा। अचानक ही पुष्कर की नजर क्लब के नाम पर गई। बड़े बड़े शब्दों में उस क्लब का नाम लिखा था, एम ग्रैंड एंटरटेनमेंट क्लब। और अचानक ही पुष्कर का दिमाग ठनका। यह नाम मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? पुष्कर ने अपनी जेब टटोली और एक प्लैटिनम कार्ड निकाला जिस पर एम ग्रैंड एंटरटेनमेंट क्लब लिखा था। क्या अयान और पुष्कर की लड़ाई होने वाली थी? किस अमीर बाप की औलाद थी अयान? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अरे, तुम्हें ये प्लैटिनम कार्ड कहां से मिला? रचिता ने कार का दरवाजा खोला और उसने तुरंत पुष्कर के हाथ में एम ग्रैंड प्लैटिनम कार्ड देखा। यह कार्ड पुष्कर को माजिद ने कॉलेज के गेट पर दिया था। कौन सा प्लैटिनम कार्ड? रचिता की बात सुनते ही उर्वी ने भी मुड़कर देखा। तभी पुष्कर ने कार्ड को वापस अपनी जेब में रख लिया और बोला, कुछ नहीं है। उर्वी, इधर देखना बंद करो और जल्दी आगे बढ़ो। रचिता तेजी से उर्वी का हाथ खींचती हुई उसे क्लब के गेट पर ले गई। गेट के सामने गुलाब के फूलों से बना हुआ एक बड़ा सा दिल रखा हुआ था। गुलाब के दिल के बीच में एक लंबा और सुंदर लड़का खड़ा था। उसने सूट और चमड़े के जूते पहने हुए थे। वह एवरेज लड़कों की तुलना में लंबा था। इस समय उसके हाथ में गुलाब का गुलदस्ता था और वह उर्वी को ही देख रहा था। मिस्टर अयान, मैं आपकी उर्वी को ले आई हूं। रचिता ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उस सुंदर लड़के की ओर हाथ हिलाया। उर्वी थोड़ा शर्मा रही थी और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही, लेकिन रचिता और उसके बगल के अन्य लोगों ने उसे मना लिया और आगे खींच लिया। मेरे सामने वाला लड़का ही अयान है। पहले मुझे हर बार इससे डर लगता था और पहले मैं इससे कमजोर भी था, इसलिए मुझे इसके मुक्कों से डर लगता था, लेकिन अब पुष्कर अयान को देखकर यही सब सोच रहा था। उर्वी, हमने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। मैंने कल रात सपना देखा कि तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरी याद आती है। अयान मुस्कुराते हुए उर्वी की ओर बढ़ चला था। तुम वापस कब आए? उर्वी ने कहा, लेकिन उसकी एक नजर पुष्कर के ऊपर भी थी। उर्वी ने देखा कि पुष्कर अभी भी कार के पास ही खड़ा हुआ था। अयान ने भी पुष्कर की ओर देखा और वह मुस्कुराया, फिर बोला, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर क्यों नहीं आता? मैं तो इस बार एग्जाम में भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अयान ने कहा, ओह रियली? उर्वी की आंखें चमक उठी। बेशक, पहले ये लो, ये फूल तुम्हारे लिए ही है। अयान ने उर्वी को प्यार से गुलाब दिया। हम कपल नहीं है, फिर तुमने मुझे गुलाब क्यों दिया? इस बार तो मैं इसे अपना बर्थडे गिफ्ट समझ कर ले लेती हूँ, लेकिन अगली बार मुझे गुलाब मत देना, उर्वी ने शिकायत करते हुए अयान से कहा। रचिता और उनके बगल के अन्य लोग थोड़ी देर के लिए चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इस समय अयान पुष्कर की ओर बढ़ा और उसकी आंखें पुष्कर को ऐसे घूर रही थी कि वो आगे बढ़कर पुष्कर को मार ही डालेगा।
लेकिन जैसे उर्वी ने अयान को पुष्कर की ओर जाते हुए देखा, वह जल्दी से उसके पीछे चली गई। उसे डर था कि दोनों लोगों के बीच कुछ ना कुछ हो जाएगा। हेलो, मेरा नाम अयान है, घमंडी और कमीना अयान। आप कौन है मिस्टर? अयान पाखंडी ढंग से मुस्कुराया और पुष्कर की ओर अपना हाथ बढ़ाया। पुष्कर। पुष्कर ने हल्के से 2 शब्द बोले और अपनी जेब में हाथ डाल लिए, क्योंकि वो अयान से एक भी और शब्द नहीं कहना चाहता था। यदि आज उर्वी का जन्मदिन नहीं होता तो वह हाथ मिलाता और अयान के हाथ की हड्डियों को टुकड़ों में कुचल सकता था। उर्वी ने पुष्कर की ओर थोड़ी दोष भरी दृष्टि से देखा, क्योंकि अयान अच्छे से बात कर रहा था, मगर पुष्कर ने उसे एटीट्यूड दिखाया था जो सचमुच परेशान करने वाला था। तभी मंगल ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी तारीफ कैसे करूं। अच्छा है मिस्टर पुष्कर, हम आखिरकार मिल ही गए, यह दिलचस्प है। चलो अंदर चलते। अयान ने पुष्कर की आंखों में घूरते हुए कहा। अयान को पहले से ही मंगल और रचिता से पुष्कर के बारे में पता चल चुका था, और उस दिन वैलेंटाइन डे पर अयान ने सीधे पूछा कि रेस्तरां में लोगों ने पुष्कर को क्यों मारा था। पुष्कर को चुपचाप पीछे छोड़ते हुए सभी लोग एंटरटेनमेंट क्लब में घुस गए। मंगल सबसे आगे चल रहा था। वो बोला, क्या तुम जानते हो कि इस क्लब का मालिक कौन है? इसे मिस्टर माजिद ने खोला है। वह एक अंडरग्राउंड आदमी है। मैंने सुना है कि उसने अब तक 6 लोगों को मारा है। यहाँ निजी कमरे बुक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे हर रात भरे रहते हैं। लकीली मैंने 3 दिन पहले रिजर्वेशन करा लिया था। उर्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, जब मैं कुछ करने की सोच लेता हूं तो उसे करके ही रहता हूं, इसलिए चिंता मत करना। मंगल ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। रचिता ने तभी उर्वी से कहा, तुम उसे थैंक्स क्यों बोल रही हो? क्या तुम नहीं जानती हमारे बीच किस तरह का रिश्ता है? क्या तुम्हें अभी भी उसे धन्यवाद देने की जरूरत है? चलो, केक भी तैयार है और इसमें तुम्हारी पसंदीदा स्ट्रॉबेरी भी शामिल है। उर्वी ने रचिता के चेहरे पर चूटी काटते हुए कहा, तुम सचमुच मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। आई लव यू मेरी जान। अयान ने हंसते हुए कहा, मंगल तुमने सचमुच अच्छा काम किया। आई एम रियली वेरी हैप्पी। हमने बॉक्स नंबर 12 बुक किया है, हमें वहां ले चलो। मंगल फ्रंट डेस्क पर आया और बॉक्स बुक करते समय इस्तेमाल किया गया फोन नंबर उन्हें सौंप दिया। काउंटर क्लर्क पीले बालों वाला एक सुंदर लड़का। उसने कंप्यूटर पर नजर डाली, बाहें चढ़ा ली और कहा, सॉरी सर, बॉक्स 12 में कोई है, प्लीज बीम क्यू अगेन। क्या? उर्वी और अन्य लोग दंग रह गए और उन्होंने तुरंत काउंटर स्टाफ से फिर से जांच करने के लिए कहा। हमने बहुत पहले रिजर्वेशन करा लिया है, इसलिए फिर से चेक करो प्लीज, मंगल ने कहा। काउंटर स्टाफ ने कहा, हाँ आपने रिजर्वेशन किया था, लेकिन आप सिल्वर कार्ड मेंबर हैं, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आप फिर से लाइन में इंतजार कर सकते हैं, 12 बजे तक कोई ना कोई कैबिन खाली हो जाएगा। यह सुनते ही मंगल ने जोर से काउंटर पर हाथ मारा, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों के सामने शेखी बघारी थी। तो मुझे ऐसे नहीं बोल सकते, मैंने बहुत पहले रिजर्वेशन करा लिया था। अब अगर मैंने कोई एक्शन लिया ना तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। पहाड़ में जाओ। क्या तुम्हारा क्लब इसी तरह बिजनेस करता है? मंगल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, आप लोग हमारे क्लब में परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, यह आपके लिए सही नहीं होगा। काउंटर पर मौजूद आदमी के चेहरे पर गुस्से के भाव देखे। उसने सभी के चेहरों को स्कैन किया और तुरंत वॉकी टॉकी उठाकर बोला, अरे अरे, काउंटर के सामने कोई परेशानी पैदा कर रहा है, वो जल्दी आओ। काउंटर पर खड़े हुए लड़के की चीख सुनकर मंगल और अन्य लोग तुरंत घबरा गए। कौन इतना बड़ा डॉन है कि यहां परेशानी पैदा कर सके? अचानक 1 दर्जन लंबे आदमी बाहर आ गए। भले ही वे सभी तरह सूट और शर्ट पहने हुए थे, लेकिन उनकी सख्त गैंगस्टर छवि को बिल्कुल भी छुपाया नहीं जा सकता था। वैसे तो अयान ऐसे अवसर पर सबसे आगे खड़े होने वालों में से होता था, लेकिन वो इस समय किसी जरूरी कॉल में बिजी हो गया था और अपने दोस्तों से कुछ दूरी पर था। लेकिन मंगल भी आसानी से डरने वालों में से नहीं था। उसने चिल्ला कर कहा, हमने कब परेशानी पैदा की? हमने 3 दिन पहले जो बॉक्स बुक किया था वो कहां चला गया? मैंने फुल पेमेंट भी की है। अब आपको हमें जवाब देना होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप नहीं जानते कि हमारा क्लब मेंबरशिप क्लब है? अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो चुपचाप लाइन में लग जाओ, यहां ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, समझे कुछ? काउंटर पर खड़ा हुआ लड़का हरीश फिर से चिल्लाया। मंगल और बाकी लोग काफी डर गए थे। वो सब जानते थे कि यहां का मेंबर बनने के लिए करीब 8 लाख रुपए की जरूरत होती, वरना अब तक तो वो लोग पैसे दे चुके होते। उर्वी ने मुंह बनाते हुए कहा, हम किसी दूसरे क्लब में चले जाएं तो कैसा रहेगा? हरीश ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा, जहां जाना है जाओ, पर पहले यहां से निकलो। इस समय रचिता अचानक चिल्लाई, पुष्कर के पास मेंबरशिप कार्ड है, मैंने कार में उसके पास देखा था। हर कोई शॉक हो गया और सरप्राइज होकर पुष्कर की ओर देखा। यहां तक कि इसी समय अयान ने भी मुड़कर देखा, जो कि फोन पर बात कर रहा था। उर्वी ने अजीब तरीके से पूछा, पुष्कर, क्या तुम्हारे पास यहाँ का मेंबरशिप कार्ड है? इस बात पर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि पुष्कर के पास यहाँ का मेंबरशिप कार्ड हो सकता है,
क्योंकि वह तो एक गरीब लड़का है जिसके पास 1000 रुपए भी होना बड़ी बात है। मंगल गुस्से से चिल्लाया, हाँ, अगर उसके पास एक भी कार्ड है तो मैं इस क्लब का बॉस हूं। शिखा, जो पुष्कर को अच्छे से जानती थी, वो आगे बढ़ी और पुष्कर से कहा, परेशानी पैदा करना बंद करो। क्या सचमुच में तुम्हारे पास कोई कार्ड है? अगर है तो इसे बाहर निकालो और दो। पुष्कर ने ना चाहते हुए भी प्लैटिनम कार्ड निकाला और आगे बढ़ा दिया। हाँ, मेरे पास कार्ड है, पुष्कर ने कहा। जब सभी ने इसे देखा तो वे तुरंत दंग रह गए। प्लैटिनम कार्ड? उर्वी ने इसे लिया और देखा तो वो तुरंत चिल्लाई और फिर एक अजीब से भाव से पुष्कर की ओर देखकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास प्लैटिनम कार्ड है? मुझे भी देखने दो। मंगल ने अपने चेहरे पर बदसूरत भाव के साथ प्लैटिनम कार्ड पकड़ लिया और जैसे ही उसने उस पर नजर डाली, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। इस कार्ड की बनावट और उत्कृष्टता को देखते हुए यह वास्तव में एक प्लैटिनम कार्ड था। जब मंगल ने पुष्कर की ओर देखा तो उसका चेहरा तुरंत गर्म हो गया, जैसे किसी ने उसे कई बार थप्पड़ मारा। अन्य लोगों ने भी पुष्कर को चौंकते हुए भावों से देखा। दूसरी ओर पुष्कर शांति से खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना। ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी सभी का उपहास नहीं सुना और उसे कुछ पता ही नहीं था। उर्वी जल्दी से कार्ड को काउंटर पर ले गई और गुस्से में प्लैटिनम कार्ड काउंटर टेबल पर फेंकते हुए बोली, तुरंत मेरे लिए एक बड़ा बॉक्स खाली कराओ। काउंटर पर खड़े हरीश ने प्लैटिनम कार्ड देखा। उसके बाद उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया और उसका पिछला अहंकारी रूप गायब हो गया और उसने कहा, एक मिनट रुकिए, मैं हमारे मैनेजर को बुला कर लाता हूं। उर्वी, मंगल और अन्य लोगों को बहुत खुशी हुई जब उन्होंने हरीश को इस तरह देखा। उर्वी ने खुशी से पुष्कर की ओर देखा। आज उसका जन्मदिन था। अगर उसे इस जगह से जाना पड़ता तो वह बहुत निराश हो जाती। प्लैटिनम कार्ड किसके पास है? बड़े पेट वाला एक मोटा आदमी अपनी चमकदार बेल्ट दिखाते हुए तेजी से बाहर चला आया। सर देखो ये है। हरीश ने तुरंत प्लैटिनम कार्ड उसे सौंप दिया। जल्दी करो और हमारे लिए जगह बनाओ। रचिता और इंतजार नहीं कर पा रही थी। मैनेजर ने कार्ड लिया और उसे देखा। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और किसी को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा है। उसने पूछा, ये कार्ड किसका है? उर्वी और सभी ने पुष्कर की ओर इशारा कर दिया। कोई समस्या है क्या? पुष्कर को पता था कि इस समय उसे बोलना ही पड़ेगा। ये तुम हो? तुम्हें नकली कार्ड कहां से मिला? तुमने हमारे क्लब में मेंबर होने का दिखावा करने का साहस किया है। क्या तुम जीने से तंग आ गए हो? मैनेजर ने गुस्से में कार्ड काउंटर पर फेंक दिया। यह सुनते ही सभी चौंक गए। नकली कार्ड? क्या यह प्लैटिनम कार्ड नकली है? पुष्कर ने बौहे चढ़ाकर कहा, क्या आपने इसे ढंग से देखा है? मेरा प्लैटिनम कार्ड नकली नहीं हो सकता। यह तुम जैसों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। प्लैटिनम कार्ड के लिए कम से कम 1 करोड़ रकम की आवश्यकता होती है। हमारे क्लब के पास केवल 1 दर्जन ही ऐसे लोग हैं और मुझे उनमें से हर एक याद है। तुमने कहा था कि प्लैटिनम कार्ड तुम्हारा है, तो तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहते कहां हो? तुम यहां फ्रॉड कर रहे हो। मैनेजर गुस्से में था। यदि वह वास्तविक प्लैटिनम कार्ड सदस्य होता तो वह उसे अपमानित नहीं करता, लेकिन पुष्कर की हालत देखकर वो इतना अमीर नहीं लग रहा था। फिर से देखो, मेरा कार्ड नकली नहीं हो सकता। पुष्कर ने गंभीरता से कहा, अगर माजिद का दिया गया प्लैटिनम कार्ड भी नकली है तो एमरन क्लब में सभी फ्रॉड है। जबान संभाल कर बात करो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैनेजर ने पुष्कर की ओर इशारा किया और गुस्से से चिल्लाया। मंगल और अन्य लोगों ने पुष्कर को गुस्से से देखा। क्या सचमुच पुष्कर का कार्ड नकली था? क्या माजिद ने पुष्कर को फंसाने के लिए कोई चाल चली थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तो तुम्हारा कार्ड नकली है? इट्स सो डिस्गस्टिंग। क्या तुम हमसे मजाक कर रहे थे पुष्कर? रचिता ने चिल्लाते हुए कहा। तुम ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? पुष्कर, क्या तुम ये नहीं देख सकते कि ऐसे मौके पर ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए? तुम ये नकली कार्ड दिखाकर क्या साबित करने जा रहे थे? मंगल ने बहुत तेज गुस्से में कहा था। उर्वी ने भी गुस्से में दांत पीसते हुए पुष्कर से कहा, पुष्कर, क्या तुम बेवकूफ हो? यहां सब पहले से बहुत परेशान है। अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो क्या मैं अपने जन्मदिन की पार्टी सेलिब्रेट कर सकती हूँ? तुम्हारी हरकतें हमेशा ऐसी क्यों होती हैं? पर आज के बाद तुम मेरे साथ कहीं भी बाहर मत जाना। इट्स इनफ नाउ। शिखा ने तुरंत उर्वी का हाथ पकड़ लिया और उसे गुस्सा ना करने के लिए कहा। उसी समय शिखा ने पुष्कर को एक दया भरी नजर से भी देखा। मैनेजर चिल्लाया, यदि तुम हंगामा करना चाहते हो तो यहां से चले जाओ। लड़के, दोबारा ऐसी गलती मत करना, वरना यह बहादुरी तुम्हें बहुत महंगी पड़ जाएगी। अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाता तो तुम वास्तव में नहीं जानते कि एमग्रेन क्लब क्या है। अचानक मैनेजर के पीछे खड़े हुए सभी लोग गुस्से से पुष्कर की ओर देखने लगे। सभी लोग पुष्कर को गुस्से से देख रहे थे। तभी वहां पर अयान आ गया और उसने अपनी जेब से एक गोल्ड कार्ड निकाला और मैनेजर को दे दिया। मैं यहाँ का गोल्ड कार्ड मेंबर हूं। मेरे दोस्त ने आप लोगों के साथ एक मजाक किया था। लिव इट। अब आप मुझे एक अच्छा कैबिन दे दो।
गोल्ड कार्ड हाथ में पकड़ते ही मैनेजर का चेहरा बदल गया और वो मुस्कुराते हुए बोला, आउच, आप तो मिस्टर अयान हैं। ठीक है, जल्दी करो, आपको एक पर्सनल कैबिन मिल जाएगा और आपके लिए एक स्पेशल डिश भी हमारी ओर से भेजी जाएगी। अचानक ही मैनेजर के बर्ताव में ऐसे बदलाव पर सब चौंक गए थे और चुपचाप खड़े उसे देख रहे थे। बहुत बहुत थैंक्स मैनेजर, डोंट माइंड, मेरा दोस्त सिर्फ आपके साथ एक मजाक कर रहा था। अयान ने हंसते हुए कहा, हाँ कोई बात नहीं मिस्टर अयान, वो आपके दोस्त हैं, इसलिए हम जाने देते हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज कहिएगा, मैनेजर ने सम्मानपूर्वक कहा और फिर वो पर्सनली सबको उनके कैबिन तक लेकर गया। अरे बाप रे, मिस्टर अयान, यू आर ट्रूली वेरी हैंडसम। अयान, एक्चुअली आपके पास एम्बलेंट का गोल्ड कार्ड है, मैंने अभी इसकी प्राइस देखी, गोल्ड कार्ड की एंट्री प्राइस तो लाखों में है। सभी ने देखा कि अयान ने तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, इसलिए वो सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। इतना मामूली मामला अयान के लिए मुश्किल कैसे हो सकता है? वो बाकियों की तरह नहीं है जो नकली प्लैटिनम कार्ड लेकर आते हैं और सोचते हैं कि वे अमीर बन गए। इट्स शेमफुल। रचिता ने पुष्कर को ताना मारते हुए कहा। दूसरी ओर पुष्कर थोड़ा उदास दिख रहा था, उसकी नजर में ये मामूली बात नहीं थी। तभी मंगल ने भी हंसते हुए कहा, मुझे पता था कि उसके पास प्लैटिनम कार्ड है ही नहीं। बेसिकली मैं उसका कार्ड देखना चाहता था जिसकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। पुष्कर ने सचमुच उर्वी का पीछा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, पर आज इस चक्कर में हम बाल बाल बच गए। लेकिन ऐसे पीछे कौन पड़ता है? अगर मेरा पीछा करने वाला इंसान इतना बेवकूफ हो तो मैं डेफिनेटली उसे लात मार दूंगी। वहीं एक लड़की ने कहा। एक के बाद एक सभी ने अपनी राय देनी शुरू कर दी थी। उर्वी बहुत गुस्सा हो गई। उसने गुस्से से पुष्कर की ओर देखा और फिर उसकी नजर अयान पर पड़ी। उर्वी पुष्कर को डांटना भी चाहती थी, लेकिन आज उसका जन्मदिन था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तो वह अपना जन्मदिन मनाने के मूड में भी नहीं थी। अयान ने उर्वी का चेहरा देखकर उसके इरादों को समझ लिया था और उसने तुरंत कहा, ठीक है, तुम में से किसी को भी अब मेरी चापलूसी करने की जरूरत नहीं। मुझे ये कार्ड केवल अपने पापा की खातिर मिला है। आज जब मैं बाहर आया तो मैंने सोचा कि मैं इसका यूज करके देख लेता हूँ, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। अब से अगर कोई इस क्लब में आता है तो मुझे एक मैसेज सेंड कर देना। जहां तक पुष्कर की बात है, अयान ने पुष्कर की ओर देखा जो उसके बगल में बैठा था, क्योंकि सभी उससे डिसअपॉइंट थे। अयान ने धीमे से कहा, जहां तक पुष्कर की बात है उसे ब्लेम मत करो, मैं उसकी मेंटल कंडीशन समझ सकता हूँ और वह उर्वी का दोस्त भी है। आइए उसे इस तरह से बेदखल ना करें, मैं नहीं चाहता कि उर्वी के लिए मुश्किल हो। चलो अब खुशी खुशी अपनी दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अयान ने माहौल को ठंडा कर दिया था और अब कोई भी पुष्कर की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, सब एंजॉय करने लगे थे। उर्वी ने अयान को खुशी के साथ देखा और कहा, थैंक यू अयान, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो लोग एक साथ पार्टी में बिजी हो गए थे, एक छोटी सी टीम की तरह। उनमें से कुछ गा रहे थे और कुछ पीते हुए डांस फ्लोर पर डांस करने भी चले गए थे। शिखा असल में पुष्कर के साथ थी, लेकिन जब उसने देखा कि पुष्कर अब नॉर्मल हो चुका है तो उसे राहत महसूस हुई और वह भी बाकियों के साथ एंजॉय करने चली गई। पुष्कर कोने में अकेले बैठा था और बाकी सब ड्रिंक ले रहे थे। बेसिकली कुछ लोग चाहते थे कि पुष्कर एक गाना गाए। आखिरकार पुष्कर ने कॉलेज ऑडिटोरियम में गाना गाकर सभी को चौंका दिया था, लेकिन अब इस अवसर पर केवल शिखा ही पुष्कर से बात करने जा सकती थी। एक एक करके तस्वीरें लेने और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए किसी ने भी पुष्कर को अपने साथ आने के लिए नहीं कहा। यह ऐसा था मानो पुष्कर को कोई भी अपने साथ समझ ही नहीं रहा था। आज उर्वी का जन्मदिन है, इसलिए वो तो डेफिनेटली पूरी रात मजे में ही रहेगी। पुष्कर, मेरे साथ बाहर आओ। लगभग 11 बजे शिखा ने अचानक पुष्कर को कहा। पुष्कर की नजरों में शिखा एक अच्छी लड़की थी। ये लड़की दिखावटी और बनावटी नहीं थी, इसलिए वह उठा और उसके पीछे पीछे चला गया। क्या तुमने उर्वी के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट तैयार नहीं किया? शिखा ने पुष्कर से पूछा। पुष्कर अजीब तरह से मुस्कुराया। असल में उसे इस तैयारी के लिए समय ही नहीं मिला था। वह बेसिकली क्लब के बिल को भरने के लिए अपने प्लैटिनम कार्ड का यूज करना चाहता था, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। मुझे पता था कि तुमने कोई गिफ्ट नहीं लिया होगा, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें उर्वी को देने के लिए एक गिफ्ट दूंगी, तुम इसे बाद में उसे दे सकते हो। शिखा ने अपना सिर हिलाया और पुष्कर को एक शानदार गिफ्ट का बॉक्स दिया। अगर ये मैं ले लूंगा तो फिर तुम उर्वी को क्या दोगी? पुष्कर ने हैरान होकर शिखा की ओर देखा और उसे समझ आया कि शिखा असल में काफी अच्छी थी। वह ना सिर्फ बेहद खूबसूरत थी बल्कि स्टडीज में भी अच्छी थी। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैंने पहले 2 गिफ्ट तैयार कर लिए थे। शिखा ने एक और शानदार बक्सा निकाला जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई मूल्यवान हार है। तुमने मेरे बारे में सोचा, उसके लिए थैंक यू। पुष्कर ने शिखा के गिफ्ट की ओर देखा जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गया था। ठीक है, मैं पहले अंदर जाऊंगी, 12 बजने वाले हैं और केक कटने वाला है, तुम भी जल्दी अंदर आओ। शिखा मुस्कुराई और अंदर चली गई। पुष्कर भी मुस्कुराया और फिर कुछ देर बाद अंदर चला गया। पुष्कर ने गिफ्ट लिया और पहले बाथरूम गया। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ,
उसने अचानक देखा कि एक लड़की चिल्लाती हुई उसकी ओर आ रही है। मदद करो। उस लड़की ने बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। पुष्कर नहीं चाहता था कि उसका गिफ्ट गिर जाए, इसलिए उसने धीरे से गिफ्ट पीछे कर लिया और वो घबराई हुई लड़की पुष्कर की बाहों में आकर रुक गई। कहां जाएगी भागकर? मैं तुझे कब से बुला रहा था और तू मुझे बेवकूफ समझती है? आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाएगी। मैं आज तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूं। बाथरूम से एक चीख की आवाज आई। एक बड़े पेट वाला आदमी तेजी से बाहर आया। उसकी पैंट उतरी हुई थी और जब वह बाहर आया तो उसने अभी भी एक हाथ से अपनी पैंट पकड़ रखी थी। पुष्कर ने अचानक भौहें चढ़ा दी। उसके सामने वाला व्यक्ति मैनेजर था, जो कुछ देर पहले उसे नीचा दिखा रहा था। फिर से तुम मेरे सामने आ गए। मैनेजर ने भी पुष्कर को तुरंत पहचान लिया, लेकिन अब उसका पुष्कर से बकवास करने का कोई मूड नहीं था। मुझे बचाओ, मैं मुझे मार देगा, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। मैं पुलिस को बुलाना चाहती हूँ। उस लड़की के कपड़े कई जगह से फट चुके थे और उसके चेहरे पर एक लाल पंजे का निशान था, मानो जैसे अभी अभी किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। अच्छा, तो पुलिस को बुलाना चाहती है? क्या तू अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो गई है? अगर हिम्मत है तो पुलिस को बुला कर दिखा। मैनेजर चिल्लाया। सतीश सर, मैं यहां सिर्फ काम करने आई हूं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। कल्पना इतनी डरी हुई थी कि वह केवल पुष्कर के पीछे छिप सकती थी। उसके कपड़े इस कदर फटे हुए थे कि उसकी बाहर भागने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मैनेजर सतीश जोर से चिल्लाया, अरे तूने मेरा काम बिगाड़ दिया और अब तू ऐसे बचकर भागना चाहती है? क्या तू अभी भी यहां काम कर पाएगी? अगर ऐसा है तो तुरंत यहां से चली जा और कल से काम पर मत आना, समझ गई? नहीं सतीश सर, मैं इस नौकरी के बिना नहीं रह सकती। मैं लंबे समय से इस नौकरी की तलाश में थी। कल्पना डरी हुई और अनकंफर्टेबल थी और वह पहले से ही रो रही थी। आप जानते हैं कि नौकरी ढूंढना मुश्किल है। आप मेहमानों के साथ शराब पीकर ही हजारों कमा सकते हैं। मुझे इस काम की बड़ी जरूरत है सर, कल्पना ने कहा। मैनेजर सतीश का गुस्सा बढ़ा गया और उसने पुष्कर को गुस्से से देखा और चिल्लाया, तुम छोटे जानवर, तुम्हें यहां कुछ नहीं करना है, अब यहां से चले जाओ। अगर तुम दूसरे लोगों के बिजनेस में दखल देने की हिम्मत करोगे तो तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। नीचे उतरो और इस क्लब से बाहर निकल जाओ। सच में? पुष्कर ने सतीश को आराम से देखा। क्या तुम बाहर जाओगे? सतीश ने उंगली से पुष्कर की ओर इशारा किया, जो लगभग पुष्कर के चेहरे पर चुभ रहा था। तुम्हें मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, पुष्कर ने कहा। अगले ही पल पुष्कर ने बिजली की तेजी से चाल चली और एक हाथ से सतीश की कलाई पकड़ ली। उसने उसे ऊपर की ओर मोड़ा और एक क्लिक की आवाज आई और फिर सतीश की चीख चारों ओर गूंज गई। पुष्कर ने फिर से किक मारी, जिससे सतीश दीवार पर जा गिरा। तभी उसका मोटा शरीर जोर से नीचे फिसला और वह तुरंत बेहोश हो गया। कल्पना, जो पुष्कर के पीछे खड़ी थी, उसे देखकर हैरान थी। उसने तुरंत रिएक्ट किया और उसे सतीश की ओर इशारा किया, जो कि बेहोश पड़ा था। वो बहुत देर तक कुछ नहीं कह सकी। सतीश को पुष्कर ने लात मारकर बेहोश कर दिया था। अरे तो बेहोश हो गया है, तुम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। क्या आप जानते हैं मैं कौन है? होश में आने से पहले कल्पना पूरे 1 मिनट तक शॉक में थी। पुष्कर ने कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो, तुम अपनी नौकरी नहीं खाओगी और तुमसे कोई बदला नहीं लेगा। पुष्कर वहां नहीं खड़ा रहना चाहता था, लेकिन उसके ऐसे जाने से कल्पना मुसीबत में फंस सकती थी। इसे यहां पर छोड़ दूं? क्या आप जानते हैं कि किसका क्लब है? यहां का मालिक मिस्टर माजिद है, कल्पना ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे पता है, आप पहले वापस जाएं। पुष्कर ने उसकी ओर इशारा किया, लेकिन कल्पना अभी भी डरी हुई थी। कल्पना ने अपने शरीर पर फटे कपड़ों को देखा, पुष्कर की ओर सिर हिलाया और जल्दी से बाहर चली गई। पुष्कर ने बेहोश सतीश को एक हाथ से पकड़ा और उसे बाथरूम के सबसे पीछे वाले कोने में फेंक दिया। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और कोने में लगे सफाई चिन्ह पर क्लिक किया और बाहर चला गया। पुष्कर पहले काउंटर पर गया और एक फोन किया। फिर वो उर्वी का गिफ्ट लेकर अंदर चला गया। जब वो अंदर पहुंचा तो उर्वी पहले ही केक काट चुकी थी। पुष्कर ने किसे फोन किया था? क्या मैनेजर सतीश और उसके बॉडीगार्ड पुष्कर से लड़ाई करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हैप्पी बर्थडे उर्वी, पुष्कर ने उर्वी को गिफ्ट देते हुए कहा। थैंक्स। उर्वी थोड़ा हैरान हुई। उसने सोचा कि दोपहर में कॉलेज से लौटने के बाद से पुष्कर के पास गिफ्ट तैयार करने का समय नहीं होगा। रचिता ने पुष्कर पर नजर डाली और कहा, अरे उर्वी, इसने जो तुम्हें गिफ्ट दिया है, इसे खोलो और देखो ये क्या है। उर्वी को पुष्कर के परिवार के बारे में पता था। जब वह बच्चा था तभी उसके पिता गायब हो गए थे। हालांकि पुष्कर की मां काम करती थी, लेकिन उनका बिजनेस बड़ा नहीं था। जब वह पहली बार कॉलेज में आया था तो उर्वी के परिवार ने ही उसका ख्याल रखा था। अब जब पुष्कर अपने घर में नहीं रहता है तो उसके पास पैसे भी कमी होते हैं। मैं इसे नहीं खोलूंगी, मैं इसे घर ले जाऊंगी और आराम से खोलूंगी। यदि तुम इसे खोलना चाहती हो तो इसे खोल सकती हो, उर्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी सबकी निगाहें अयान के गिफ्ट पर अटक गई और सब उसके गिफ्ट से तुरंत अट्रैक्ट हो गए और वे सभी
इसे खोलकर देखना चाहते थे। अयान का गिफ्ट तो बहुत कीमती होगा, मंगल ने कहा। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूरी नहीं, उर्वी और मैं कभी पैसे के बारे में बात नहीं करते। आइए इसे खोलें और देखें। उर्वी मुस्कुराई और जब उसने इसे खोला तो एक शादी का इनविटेशन कार्ड निकला। इस अनोखी चीज ने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और वे सभी ये देखने के लिए उछल पड़े कि अंदर क्या है। ये तो रानी गायत्री का मैरिज इनविटेशन कार्ड है। अरे बाप रे! जब उर्वी ने अयान को देखा तो वो पलक भी नहीं झपका पा रही थी। ये पुष्टि करने के बाद कि यह सच है, वह इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग रो पड़ी। वह लंबे समय से रानी गायत्री को पसंद करती थी और उसका फोन उसके गानों से भरा रहता था। लेकिन फिर उर्वी ने सुना कि वह शादी कर रही थी और अब वह अपने परिवार पर ध्यान लगाएगी और अब नहीं गाएगी, तो इससे उर्वी को बहुत बुरा लगा था। बट अनएक्सपेक्टेडली अयान को सचमुच में गायत्री की शादी का इनविटेशन कार्ड मिला, जो अयान ने उर्वी को गिफ्ट कर दिया था। ये उर्वी को अब तक मिला सबसे अच्छा गिफ्ट था। पुष्कर भी ये देख रहा था और अचानक उसकी भौहें चढ़ गईं। अचानक ही उसने बाहर का शोर सुना। वो खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना सिर हिलाया और जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर चला। पुष्कर ने देखा कि उनके कैबिन के बाहर कई वेटर इकट्ठे हो गए थे। जो मोटा आदमी पुष्कर की ओर बढ़ा वो मैनेजर सतीश था। अबे ये गेंडा इतनी जल्दी कैसे जाग गया? पुष्कर ने उसे देखकर सोचा, यही वो लड़का है, उसे पीट पीट कर मार डालो। सतीश चिल्लाया। सभी वेटर अपनी मजबूत मुट्ठियों के साथ पुष्कर की ओर दौड़ पड़े। पुष्कर बाहर क्यों चला गया? शिखा ने पुष्कर को दरवाजा खोलकर बाहर जाते हुए देख लिया। शायद अयान ने उर्वी को जो गिफ्ट दिया है उसे देखकर शायद उसे बुरा लगा हो। शिखा ने मन ही मन सोचा। शिखा पुष्कर को लेकर थोड़ा परेशान हो, इसलिए वह दरवाजे पर गई और बाहर नजर डाली। लेकिन बाहर जो हो रहा था उसी ने उसे इतना डरा दिया कि वह चिल्लाने लगी। उसने कहा, ओह गॉड, वो लोग पुष्कर को मार रहे हैं। उस समय उर्वी एक गिफ्ट खोल रही थी। उसने जैसे शिखा की आवाज सुनी तो उसने तुरंत वो गिफ्ट नीचे रख दिया और तेजी से बाहर भागी। जब वे सभी दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुष्कर को कोई मार नहीं रहा था, बल्कि पुष्कर किसी और को मार रहा था। वहां 7 या 8 वेटर जमीन पर अपने पैर पकड़कर लेटे हुए थे और दर्द से चिल्ला रहे थे। मैनेजर सतीश ने सदमे और डर से पुष्कर की ओर इशारा किया और चिल्लाकर कहा, मेरे पास मत आना, प्लीज मेरी तरफ मत आना। पुष्कर, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहां क्यों ड्रामा कर रहे हो? उर्वी दौड़ती हुई बाहर की ओर आई। बाहर हॉल में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, ना केवल वेटर बल्कि मेहमान भी, और उनमें से ज्यादातर क्लब के टफ और शक्तिशाली लोग थे जो ये दृश्य देख रहे थे। वे सभी काले कपड़े पहने हुए थे और जानलेवा इरादे से भरे हुए थे। क्या हुआ? ये लड़का अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करता, वह इस क्लब में किसी को मारने की हिम्मत कर रहा है। 2 लोग आपस में बात करते हुए एक दूसरे को बता रहे थे। मैनेजर सतीश को उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर लड़ाई में इतना अच्छा होगा। उसने जिन वेटरों को बुलाया था वे आम लोग नहीं थे। सतीश अभी तक यही सोच रहा था कि अकेला पुष्कर उन्हें एक एक करके कैसे जमीन पर गिरा रहा है। तभी उर्वी ने आगे बढ़कर पुष्कर को पकड़ लिया और गुस्से से कहा, तुमने मुझे परेशान करने की कसम खाई है क्या? क्या तुम्हें नहीं पता ये जगह कौन सी है? जब ये लोग इतने अच्छे हैं तो तुम उन्हें क्यों मार रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? क्या तुम मेरी चिंता कम नहीं कर सकते? तभी शिखा ने कहा, नहीं रुक जाओ, पहले पूरी बात जान लो। ऐसे ही पुष्कर को दोष मत दो। मुझे परवाह नहीं कि क्या हुआ है, वैसे भी किसी को इतनी बुरी तरह मारना गलत बात है। उर्वी ने सीधे तौर पर कहा। मंगल ने हंसते हुए कहा, और क्या हो सकता है? मिस्टर अयान का गिफ्ट देखने के बाद पुष्कर जलन से पागल हो गया होगा। अब तो वो किसी को भी पीटेगा जो भी उसे पसंद नहीं है। उसकी शामत आ गई समझो। उसके इतने करीब मत जाओ, शायद तुम भी पिट जाओगे। जब उर्वी ने यह सुना तो उसने तुरंत इस पर विश्वास कर लिया। पुष्कर वास्तव में अभी अभी अचानक आया था और उसने अयान का दिया हुआ गिफ्ट भी देखा था। शायद वह सचमुच जलन से भरा हुआ था। उर्वी ने पुष्कर को घूरते हुए देखा। जब वह यहां आई थी तो उर्वी ने उससे कहा था कि कोई परेशानी खड़ी मत कर लो, लेकिन फिर भी वह मारपीट करने लगा। तभी अयान ने गहरी आवाज में कहा, मिस्टर मैनेजर, वो लड़का मेरा दोस्त है, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। अयान को इतना शांत और कलेक्टेड देखकर सभी ने उसकी ओर सम्मानजनक रूप से देखा। ये पागल है क्या? इस पागल ने मेरा हाथ तोड़ दिया। अब तुम लोग देखना, तुम में से कोई भी आज घर नहीं जा सकता। सतीश गुस्से में था। उसने जल्दबाजी में उन लोगों को इशारा किया जो कि वहां पर बॉडीगार्ड थे। उर्वी ने तुरंत गुस्से में कहा, क्या तुमने प्लैटिनम कार्ड के कारण मैनेजर पर हमला किया था? जब तुम नकली कार्ड लाए थे तभी तुम अपनी पहली गलती कर चुके थे और तुम अभी भी उनसे लड़ रहे हो। तुम इतने बड़े हो गए हो क्या? अभी तक तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं आई है? या फिर तुमने मेरी पार्टी खराब करने के बारे में पहले से सोच लिया था? पुष्कर ने बहुत ही इनोसेंट वे में उर्वी को देखा, जैसे वो शिकायत कर रहा था कि उर्वी को पहले पूरी बात जान लेनी चाहिए थी और उसे उस पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। मेरा कार्ड असली है और मैंने इसे सिर्फ इस कार्ड के लिए नहीं
बल्कि किसी दूसरे कारण से पीटा है। अगर मैं पूरी बात बता दूंगा तो किसी की बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता सकता। पुष्कर ने गंभीरता से कहा, ऐसा क्या है जिसे तुम बता नहीं सकते? क्या तुम असली बात बताने की बजाय जेल में जाना पसंद करोगे? तुम एक कार्ड के लिए लोगों के हाथ पैर तोड़ दोगे और कई वेटरों को भी पीटोगे? और ऐसा क्या कारण है जिसका तुम खुलासा नहीं कर सकते? झूठ बोलते हो तुम्हें बस किसी पर अपना गुस्सा उतारना था। और भी बहुत गुस्से में थे क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी पुष्कर ने खराब कर दी थी। तभी मैनेजर सतीश ने खींचते हुए कहा, ठीक है लड़के, मैं इससे पहले नहीं कहना चाहता था, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। सब लोग ध्यान से सुन लो। ये लड़का हमारे क्लब में काम करने वाली एक लड़की को बाथरूम में खींच कर ले जा रहा था। उस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि मैं उस समय बाथरूम में ही था, इसलिए मैंने उसे समय पर बचा लिया। लेकिन इस बदतमीज लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया। जब आसपास के लोगों ने यह सुना तो वे चौंक गए और आश्चर्य से बहुत शोर मचाने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर ऐसा व्यक्ति हो। यहां तक कि उर्वी और उसके सभी दोस्त भी हैरान और अवाक थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि पुष्कर कब से इतना साहसी हो गया। इम्पॉसिबल, पुष्कर ऐसा नहीं कर सकता, शिखा ने चिल्लाते हुए कहा। उसे विश्वास नहीं था कि पुष्कर ऐसा कर सकता था। जब से वह पुष्कर के संपर्क में आई थी, उसने पाया था कि वह कोई कैरेक्टरलेस लड़का नहीं था। कम से कम इतने समय तक उसके संपर्क में रहने के बाद भी उसने पुष्कर में कोई बुरे विचार नहीं देखे थे। अगर ये कोई और लड़का होता तो वह दिन भर उसे परेशान करता है, लेकिन अभी तक पुष्कर ने उसका नंबर भी नहीं मांगा था। हाँ, ये इम्पॉसिबल है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। मैनेजर, आपने इसे गलत समझ लिया होगा। उर्वी को भी विश्वास नहीं था कि पुष्कर ऐसा कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? ये बहुत बदतमीज लड़का है। 2 ड्रिंक पीने के बाद उसने एक हॉट लड़की को देखा और अपने होश खो बैठा। इसे ऐसा करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो लड़की अभी भी यहाँ है, इसलिए मैं उसे बाहर बुलाता हूँ, मैनेजर सतीश ने कहा और तुरंत कल्पना का नाम पुकारा। पुष्कर अचानक आगे बढ़ा और कल्पना की ओर देखा, जो बहुत ही बदसूरत एक्सप्रेशन के साथ मैनेजर सतीश के बगल में खड़ी थी। कल्पना, मुझे बताओ, बाथरूम में तुम्हें क्या हुआ था? सतीश ने सख्त आवाज में कहा। एक पल के लिए सबकी निगाहें उस लड़की पर टिक गई। वह आगे जो कहने जा रही थी वही इस मसले का हल था। कल्पना ने पुष्कर की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने बेचैनी में अपनी मुट्ठियां भींच ली और फिर पुष्कर की ओर इशारा किया और कहा, यह सब इस लड़के ने किया है। वह मेरा नंबर चाहता था और जब मैंने उसे नंबर देने से मना कर दिया तो उसने मुझे बाथरूम में खींचकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। सब इसी की गलती है। सभी ने हैरानी से पुष्कर की ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी ये वही पुष्कर है, वो पुष्कर जो हमेशा शांत रहता था। आज वो इतना घटिया काम कैसे कर सकता था? पुष्कर, क्या तुम अभी भी वही हो? ओह गॉड, तुमने ऐसा क्यों किया? उर्वी ने अचानक से पुष्कर को अपने से दूर धकेल दिया, जैसे कि वह पुष्कर को जानते ही ना हो। उसने झटके से अपना सिर हिलाया और उसे पीछे हटने के लिए कहती रही, हे भगवान, वह सच में छोटी सोच वाला एक छोटा इंसान है जिसकी हरकतें भी बहुत गंदी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पुष्कर ऐसा लड़का होगा। रचिता भी नफरत से पीछे हट गई। मंगल ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ 2 ड्रिंक लेने के बाद तुम इतने नशे में हो गए? लेकिन अगर तुम इस जगह पर ऐसा काम करते हो तो क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? यह हैरान करने वाला है कि तुम एक लड़की को बाथरूम में लेकर चले गए और मैनेजर का हाथ तोड़ दिया। बहुत खूब, ये तो हमारे कॉलेज के लिए कितनी अपमानजनक बात है। शिखा हैरान थी क्योंकि पुष्कर के खिलाफ गवाह और जरूरी सबूत दोनों थे। शिखा हैरान थी क्योंकि पुष्कर के खिलाफ गवाह और जरूरी सबूत दोनों थे। शिखा सोच रही थी, क्या ऐसा हो सकता है कि पुष्कर ने सचमुच में ऐसा किया हो? यह कैसे संभव हो सकता है? सभी ने पुष्कर की ओर गुस्से से देखा। हालांकि यह जग जाहिर था कि इस तरह के मनोरंजन क्लब में पुरुष और महिलाओं के बीच कुछ संदिग्ध रिश्ते होते हैं जिसमें सभी की सहमति रहती है, लेकिन किसी को इस तरह जबरदस्ती परेशान नहीं किया जा सकता। लानत है तुम पर। तुम वो हारे हुए व्यक्ति हो जो एक लड़की की भी इज्जत नहीं कर सकता। ऐसे इंसान के लिए बस पुलिस ही काफी है। तुम यहां किसका इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारे हाथ और पैर तोड़कर उन्हें बाहर फेंक दिया जाए? समझ नहीं आता कि तुम्हारी इस क्लब में ऐसा करने की हिम्मत कैसे हो गई। सभी लोग पुष्कर को देखकर ऐसे ही बात कर रहे थे। पुष्कर ने सब कुछ सुना और देखा, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा हो गया था। उसने कल्पना को दुखी होकर देखा, जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैंने तुम्हें खतरे से बचाया, और अगर तुम मुझे धन्यवाद नहीं दे सकती तो कम से कम मुझे ऐसे दोष नहीं देना चाहिए था। तुमने वास्तव में मुझे फंसा लिया है। कल्पना ने डरते हुए पुष्कर की ओर देखा और फिर डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गई। क्या पुष्कर खुद को बेकसूर साबित कर पाएगा? क्या कल्पना सच बता देगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तुम ये क्या कर रहे हो गंदे इंसान? तुम और क्या करना चाहते हो? क्या तुम इसे भी मारना चाहते हो? जैसे ही सतीश ने पुष्कर को कल्पना की ओर बढ़ते हुए देखा तो वो जोर से चिल्लाया, लड़के कहीं जाना मत, हमने पहले ही पुलिस बुला ली है।
अब बस गिरफ्तार होने का इंतजार करो, एक वेटर ने चिल्लाते हुए पुष्कर से कहा। शिखा ने अपना सिर हिलाया और कहा, पुष्कर, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? मुझे बताओ। उर्वी ने तभी पुष्कर को गुस्से से देखा और फिर अयान से कहा, अयान, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसे पकड़ा जाने नहीं दे सकती। अगर मेरी माँ को पता चला तो वो मुझे फिर कभी बाहर नहीं आने देंगी। बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? अयान ने अपने बालों को छुआ और फिर कहा, मुझे बात करने दो। वह भीड़ से बाहर निकला और बोला, सतीश, आपको पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त आज बहुत परेशान था और इसलिए उसने बहुत अधिक शराब पी ली थी और इसी वजह से उससे यह गलती हो गई है। मेरा मानना है कि हर कोई इसे महसूस कर सकता है, लेकिन अब मुझे बीच में आना ही पड़ेगा। अयान सबसे पहले कल्पना के पास आया और कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने दोस्त की ओर से आपसे माफी मांगता हूं। हालांकि इस तरह के क्लब में लोगों को नशे में मिलना आम बात है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे माफ कर सकते हैं। लकीली आप ठीक हैं और यह सिर्फ उसकी नशे में की गई गलती है। आप चाहें तो मैं आपको मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपए का भुगतान कर सकता हूं, इसलिए अब आप उसे माफ कर दो। कल्पना का पूरा शरीर कांपने लगता है। उसके लिए 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा थे। उसे पता था कि उसने झूठ बोला है, इसलिए उसने और बहस जारी रखने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप अयान का दिया हुआ ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अयान को उम्मीद नहीं थी कि कल्पना को मनाना इतना आसान होगा, इसलिए वह हंसा और कहा, ठीक है, वैसे मिस्टर सतीश के हाथ की हड्डी टूट गई है, इसीलिए मैं इनके हॉस्पिटल का खर्चा भी दे दूंगा और अब हम इस मामले को अपने तक ही रहने देते हैं। पुलिस को बीच में डालने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस प्रॉब्लम को आपस में ही हल कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? सतीश ने पुष्कर की ओर गुस्से से देखा और कहा, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसे मेरे पास आना होगा और घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी और फिर खुद को 100 बार थप्पड़ मारकर बोलना होगा कि मैं गलत था और मैं भी इसका हाथ तोड़ूंगा। जब वह बोल रहा था तभी सतीश ने अपने आदमी से बर्फ के टुकड़ों से भरी बाल्टी और एक हथौड़ा लाने के लिए कहा और मुस्कुराते हुए बोला, इसे मेरे सामने घुटने टिकाकर बैठना होगा, तभी मैं इसका हाथ तोड़ूंगा। जब आसपास के लोगों ने यह सुना तो कुछ लोगों ने पुष्कर के लिए अच्छा महसूस किया। उसे बस थोड़ा सा दर्द होगा और उसे पता था कि वो अपनी जान या हाथ पैर नहीं खोएगा। यह एक अच्छा बदला था। यहां तक कि उर्वी ने भी चुपचाप राहत की सांस ली। हालांकि पुष्कर का हाथ तोड़े जाने वाला था, लेकिन वो हॉस्पिटल जाकर उसे ठीक करवा सकता है। ज्यादा से ज्यादा पुष्कर अगले 2 या 3 महीनों तक घूमने फिरने के काबिल नहीं रहेगा। यही इसके लिए ठीक है, उसे सबक सीखने दो। उर्वी ने मन ही मन कहा। जहां तक पुष्कर के घुटने टेकने और खुद को थप्पड़ मारने की बात है, हालांकि ये थोड़ा शेमफुल है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी इसे यहां जानता कौन है? रचिता ने अयान की प्रशंसा की और कहा, तुम तो कमाल के आदमी हो अयान, तुमने इतने बड़े मामले को थोड़ी सी बातचीत में ही सुलझा लिया। अयान ने गहरी आवाज में कहा, मिस्टर सतीश, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? ज्यादा है? ठीक है, आप दूसरा तरीका भी चुन सकते हैं, फिर आपको मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें मुझे 70-80 लाख रुपए देने होंगे। यही मेरी चोट की कीमत है और बेइज्जती की भी। सतीश ने अपने क्रूर चेहरे के साथ कुछ मजाकिया अंदाज में कहा। सतीश ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अपना खूंखार और गंदा रूप नहीं दिखाएगा तो सभी ये सोचेंगे कि उसे धमकाना और पीटना बड़ा ही आसान है। अयान ने आह भरी पुष्कर की तरफ चला और कहा, अब मैं केवल तुम्हारी इतनी मदद कर सकता था। आगे बढ़कर घुटने टेको और अपनी गलती मान लो, वरना अगर वे लोग एक्शन लेते हैं तो तुम्हारा अंत तुम्हारी सोच से 100 गुना अधिक बुरा होगा। बस मैं नहीं चाहता कि उर्वी दुखी हो। पुष्कर ने उसे मजाकिया अंदाज में देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या? अयान चौंक गया था। क्या तुमने साफ साफ नहीं सुना? मैं एक बार फिर से कहूंगा, ध्यान से सुनो, पुष्कर ने कहा। पुष्कर ने अयान को दुखी मन से देखा और फिर कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? मैं तुम्हें अपने मामलों में इंटरफेयर करने की इजाजत कैसे दे सकता हूं? अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ। पुष्कर की इस बात ने सभी का ध्यान अचानक ही अपनी ओर खींच लिया था। ठीक है, अगर तुम एक अच्छे इंसान को नहीं समझ सकते तो तुम जो चाहे कर सकते हो, मुझे क्या? अयान इस समय अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और तुरंत गुस्सा हो गया। लेकिन पुष्कर की इस बात को सुनकर उर्वी उछल पड़ी और चिल्लाई, पुष्कर, क्या तुम पागल हो? अयान तुम्हें इस मामले को निपटाने में मदद कर रहे हैं और तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए इस दिक्कत को सहना होगा, लेकिन तुम वास्तव में अयान से इस तरह बात कर रहे हो?
क्या तुम उनकी पिटाई का इंतजार कर रहे हो? तुम मर जाओगे। क्या तुम सच में जेल जाना चाहते हो? धिक्कार है। हाँ, अयान पहले ही तुम्हारी मदद के लिए आगे आ चुके हैं, लेकिन तुम उससे थैंक्स बोलने की बजाय उसे कोस रहे हो। गो टू हेल। ऐसे व्यक्ति को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। तुरंत पुलिस को बुलाओ और उसे गिरफ्तार करो। इसे 20 से 30 साल के लिए अंदर बंद कर दो। यह सोसाइटी के लिए बहुत बुरा इंसान है। अब रचिता भी बहुत गुस्से में आ चुकी थी। ठीक है, हम उसकी मदद नहीं करेंगे। देखते हैं उसका अंत क्या होता है। हम शांत ही रहेंगे। अब से हमें आंखों में जलन कम होगी और अधिक आराम मिलेगा। मंगल ने हंसते हुए पुष्कर को देखा और अपनी आंखें दूसरी ओर कर ली। तभी मैनेजर सतीश इतने गुस्से में आ गया था कि उसने पुष्कर के पैरों की ओर बर्फ की एक बाल्टी फेंक दी। एक धमाके के साथ सफेद बर्फ के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए। घटिया इंसान, तो आज के दिन ही मरेगा। भाइयों, इसे मारो, सतीश ने चिल्लाते हुए अपने आदमियों से कहा। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, पुष्कर सतीश के सामने पहुंचा और सतीश के पेट में मुक्का मार दिया। दर्द से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और वह तड़पते हुए घुटनों के बल बैठ गया और फिर जमीन पर गिर गया। ये सब देख रहे कई अन्य लोग आगे बढ़े, लेकिन पुष्कर ने उन सभी को बहुत मारा। अचानक चारों ओर दहशत फैल गई। उर्वी चौंक गई और कहा, पुष्कर, तुम अभी भी लड़ रहे हो? अरे कोई से रोको। शिखा ये सब देखकर अचंभित रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर कुछ कर पाएगा। पुष्कर ने एक हाथ से दूसरी बर्फ की बाल्टी उठाई और फिर दूसरे हाथ से सतीश के बाल पकड़ लिए और ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें बर्फ बहुत पसंद है ना? अब तब तक खाओ जब तक तुम्हारा पेट ना फट जाए। जैसे ही वह बोल रहा था, सतीश के सिर पर बर्फ की एक बाल्टी गिर गई। बर्फ से उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसके बाल और कपड़े भीग गए। पुष्कर ने तुरंत एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा उठाया और सतीश के मुंह में डाल दिया। खाओ। क्या तुम्हें बर्फ के टुकड़े खाना पसंद नहीं है? इसे निकल जाओ। पुष्कर गुस्से में चिल्ला रहा था। इस समय काले सूट पहने कई और लंबे चौड़े बॉडीगार्ड वहां पहुंचे, लेकिन पुष्कर ने उन्हें एक एक करके बाहर फेंक दिया। तभी कोई अचानक चिल्लाया, रास्ते से हट जाओ, मिस्टर माजिद यहाँ आ रहे हैं। क्या? मिस्टर माजिद यहाँ आ रहे हैं? हे भगवान, ये बच्चा अब तो मर गया। कोई भी माजिद की जगह पर ऐसा हंगामा नहीं कर सकता। इसकी तो अब खैर नहीं। भीड़ में से एक आदमी बोला। जब सतीश ने यह सुना तो उसे एक ही समय में दर्द और खुशी दोनों महसूस हुई। उसका दम घुट रहा था, जिस वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। जब ये सब देख रहे अन्य बॉडीगार्ड्स ने सुना कि मिस्टर माजिद आ रहे हैं, तो वे आगे नहीं बढ़े और मिस्टर माजिद के ये सब कुछ संभालने का इंतजार करने लगे। उर्वी इतनी चिंतित थी कि वह लगभग रो पड़ी। हालांकि वो पुष्कर से बहुत नफरत करती थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि अगर ये सब इसी तरह जारी रहा तो वो मर जाएगा। उसने उत्सुकता से अयान की ओर देखा और फिर से मदद मांगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती मिस्टर माजिद कौन है। पुष्कर को बस उनकी माफी मिल जानी चाहिए, अयान ने शांत स्वर में कहा। उर्वी ने दौड़कर पुष्कर को पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा, पुष्कर, तुम भाग जाओ। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? अगर नहीं तो भाग जाओ। सतीश ने कुचली हुई बर्फ पर कई बार थूका और गुस्से से पुष्कर की ओर इशारा किया। नीच कमीने, तुम आज मर गए। तभी सभी लोग एक तरफ हटने लगे। माजिद आ चुका था। मिस्टर माजिद, हेलो मिस्टर माजिद। भीड़ में से हर कोई यही एक नाम चिल्ला रहा था। ये वो टाइकून है जिसने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है। वास्तव में ऐसा इंसान सबसे अलग ही होगा। माजिद को पहली बार देखने वाला हर कोई पूरी तरह से चौंक गया था। माजिद एक गैंगस्टर था और उसके भयानक कारनामों से हर कोई परिचित था। ऐसा लग रहा था मानो कि भले ही वह वहां अकेला खड़ा था, लेकिन उसके आसपास कितने सारे लोग उसकी चमक से ही दब जाएंगे। माजिद के पीछे केवल एक ही व्यक्ति खड़ा था, जो छोटे बाल और धूप का चश्मा पहने हुए था। वह मिस्टर माजिद का सबसे वफादार कर्मचारी था, जिसका नाम लवरेज सिंह था। जो लोग माजिद से परिचित हैं, वे जानते हैं कि लवरेज माजिद द्वारा पाला गया एक पागल कुत्ता है और उसके साथ किसी भी तरह की चालाकी नहीं की जा सकती। मिस्टर माजिद, ये सच में आप ही हैं? आप आ गए? सतीश ने उसके कदमों को देखा। उसने अपने चेहरे पर बर्फ का पानी पोंछा और शर्मिंदगी में आगे बढ़ गया, जबकि क्लब के बाकी के लोग एक के बाद एक खड़े हो गए। कुछ देर तक सभी लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मिस्टर माजिद, आप बिल्कुल ठीक समय पर वापस आ गए। यह लड़का कुछ मार्शल आर्ट कला जानता है, लेकिन यह यहां दिक्कत पैदा करने के लिए हमारे क्लब में आया है। पूरे सम्मान के साथ बोलने के बाद सतीश ने मिस्टर माजिद के पीछे खड़े लवरेज सिंह की ओर देखा और पूछा, भाई लवरेज, केवल आप ही इस घटिया इंसान से निपट सकते हैं। वह तुरंत तनकर आगे बढ़ने लगता है। अब आपको उसे धमकाने की इजाजत नहीं है। अगर आपका कुछ सामान टूट गया है तो हम इसकी भरपाई करेंगे। शिखा अचानक दौड़कर पुष्कर के सामने रुक जाती है। जब रचिता ने यह देखा
तो उसने गुस्से से अपने पैर पटक दिए और कहा, ए पागल लड़की, क्या तुम बेवकूफ हो? इस समय यहां क्या कर रही हो? सभी ने मिस्टर माजिद की हरकतों को देखा और मन ही मन एक लंबी सांस ली। ये पुष्कर तो अब मर जाएगा। इस तरह का काम अन्य क्लबों में कुछ पैसे देकर किया जा सकता है, लेकिन उसका सामना मिस्टर माजिद से हुआ है। अब ये पैसे के बारे में नहीं है। मिस्टर माजिद थोड़ा चौंके और सीधे खड़े हो गए। सतीश तुरंत दौड़ा, शिखा की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, अरे तुम 2 टके की लड़की, तुमने मिस्टर माजिद का रास्ता रोकने की हिम्मत की? क्या तुम इस नीच इंसान की तरह मरना चाहती हो? मिस्टर माजिद, ये वही शैतान लड़का है जिसने हमारे क्लब में बहुत परेशानी खड़ी की है। आज ये यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। क्या करेगा माजिद? क्या कल्पना अपनी गलती मान लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। माजिद की आंखों में अचानक जोश आ गया और वो तेजी से आगे बढ़ा और फिर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज से सभी की आंखें फैल गई। ये थप्पड़ मैनेजर सतीश के गाल पर पड़ा था। थप्पड़ जोरदार और अचानक से पड़ा था, जिस वजह से ऐसा लगा मानो जैसे इसने सभी को फ्रीज कर दिया हो। सतीश को इसकी उम्मीद नहीं थी। वो जमीन पर गिर पड़ा था, मानो उसे अचानक जमीन पर पटक दिया गया हो। उसका चेहरा तुरंत ही सूज गया और मुंह से बहुत खून निकलने लगा। मिस्टर माजिद, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैनेजर सतीश ने अपना आधा चेहरा ढक लिया और डर के मारे माजिद की ओर देखा। मिस्टर पुष्कर, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। माजिद आगे बढ़ा और पुष्कर से बोला। मिस्टर माजिद माफी मांगते हुए पुष्कर के सामने खड़े हो गए और आगे कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा मैनेजर इतना मूर्ख होगा कि वो आपसे झगड़ा करने की कोशिश करेगा। मिस्टर माजिद ने जो कहा उसे सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि असल में पुष्कर मिस्टर माजिद का मित्र है। उनकी बातें सुनकर उनका रिश्ता बिल्कुल असाधारण लग रहा था। ये देखकर मैनेजर सतीश का चेहरा अचानक फीका पड़ गया और उसका दिमाग शून्य हो गया। उसे ऐसा लग रहा था मानो धरती हिल रही हो। अंधेरी रात में सुनामी की भांति डर और भय की लहरें एक के बाद एक उसके मन में उठ रही थी। ये कैसे हो सकता है? पुष्कर सचमुच मिस्टर माजिद का दोस्त है? क्या मैंने सचमुच इस बार अपना पैर कुल्हाड़ी पे दे मारा है? सतीश नीचे पड़ा हुआ यही सोच रहा था और बुरी तरह डर रहा था। सब समझ गए थे कि इस पुष्कर के पीछे कोई गहरा सच है। पुष्कर की बुरी हालत को देखकर मिस्टर माजिद तुरंत पलटे और मैनेजर सतीश के चेहरे पर फिर से एक तमाचा मारा और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, घुटने टेको, मिस्टर पुष्कर मेरे स्पेशल गेस्ट हैं। इनके साथ बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या मैंने गलत सुना? हर कोई हैरान था। क्या पुष्कर वास्तव में मिस्टर माजिद के स्पेशल गेस्ट हैं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या तुम मिस्टर माजिद के स्पेशल गेस्ट हो? उर्वी मुख्य रूप से पुष्कर को खींचने जा रही थी कि तभी उसके हाथ अनजाने में कांपने लगते। ये सब देखकर मंगल, रचिता और अन्य लोगों की आंखें लगभग बाहर निकल आई और उन्होंने पुष्कर को ऐसे देखा जैसे कि उन्हें विश्वास ही ना हो रहा हो। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पुष्कर वास्तव में मिस्टर माजिद का स्पेशल गेस्ट हो सकता है। अयान भी ये देखकर कांपने लगा और उसे अचानक ही जोर की खांसी उठी। शायद रचिता और अन्य लोगों ने केवल मिस्टर माजिद का नाम सुना था, लेकिन वह वास्तव में मिस्टर माजिद की ताकत को अच्छे से नहीं जानते थे। मिस्टर माजिद का स्पेशल गेस्ट बनने में सक्षम होने के लिए पुष्कर ने वास्तव में ऐसा क्या किया था? आखिर पुष्कर है कौन? पुष्कर के कॉलेज के सभी दोस्त यही सोच रहे थे। मिस्टर माजिद की बातें सुनकर उनके बगल में मौजूद क्लब के गेस्ट की भीड़ धीमी आवाज में चिल्लाने लगी। कल्पना, जो भीड़ के सामने खड़ी थी, अचानक जोर से चिल्लाई, आह! पुष्कर ने शांति से कहा, आप ठीक समय पर यहाँ आए हैं। 2 बातें हैं जिनसे निपटने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। तभी हरीश ने मैनेजर सतीश को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और कहा, मेरे साथी ने सर को नाराज कर दिया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम उनसे माफी मांगो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर पुष्कर, इनके साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं। कौन गलत है और कौन सही, ये बात बाद में करेंगे। पहले मिस्टर माजिद, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो कार्ड आपने मुझे दिया था, ये असली है या नकली? पुष्कर जल्दी में नहीं था, बल्कि उसने सही टाइम पर अपना कार्ड बाहर निकाला, जो एक एम ग्रैंड प्लैटिनम कार्ड था। जब मिस्टर माजिद ने इसे देखा तो उन्होंने तुरंत कहा, यह सच है, यह असली कार्ड है। यह हमारे क्लब में सबसे अधिक यूज होने वाला प्लैटिनम कार्ड है। मैंने इसे खुद आपको दिया था, यह नकली कैसे हो सकता है? उर्वी के भाव भी अचानक बदल गए। उसने बुदबुदाते हुए कहा, क्या यह प्लैटिनम कार्ड असली है? वह तुरंत पुष्कर की ओर देखने लगी, लेकिन उसे पुष्कर के चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखा। पुष्कर के पास वास्तव में एम ग्रैंड का प्लैटिनम कार्ड है, तो उसने हमें पहले क्यों नहीं समझाया? उसके कॉलेज का एक लड़का बोला। मंगल, रचिता और अन्य की भावनाएं भी काफी बदल गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर, जिसे उनके द्वारा बुरा भला कहा गया था, के पास वास्तव में प्लैटिनम कार्ड था। वह किसी को तंग नहीं कर रहा था।
सबसे ज्यादा मंगल का चेहरा और भी बदसूरत हो चुका था। उसने कहा था कि अगर पुष्कर का कार्ड सही होगा तो वैसे ले लेगा। अब उसने एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप पीछे खड़ा हो गया। वह नहीं चाहता था कि पुष्कर उसे देखे। अयान ने भी अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखें टिमटिमा रही थी। न जाने में क्या सोच रहा था। पुष्कर को पता नहीं था कि हर कोई क्या सोच रहा है, इसलिए वह हल्के से मुस्कुराया और घुटनों के बल बैठे मैनेजर सतीश की ओर देखा और कहा, मैं भी सरप्राइज हूं क्योंकि मेरा कार्ड असली है। फिर आपके इस मैनेजर ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कार्ड नकली है? क्या तुम अभी भी मुझ पर हमला करना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें कोई चोर या धोखेबाज नजर आता हूं? मिस्टर माजिद का चेहरा भी उदास था। उसने मैनेजर सतीश की पीठ पर अपने पैर रखे और उसे जोर से रगड़ा और चिल्लाया, हौड़ मचाओ। मैंने कहा था ना कि जब तक ये क्लब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी पार्टी कौन है, बस उसके पास हमारा कार्ड होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जब भी तुम्हें मिले तो तुम्हें उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। मिस्टर पुष्कर को हाई स्टेटस प्लेटिनम कार्ड दिया गया है और तुम उसके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें इन हाथों की आवश्यकता नहीं है। मैं गलत था मिस्टर माजिद, मैं गलत था। ओह, मुझे जाने दो, मैं गलत था। मैनेजर दर्द से चिल्लाया। दर्शकों में बहुत सारे लोग थे जो असहाय होकर ये देख रहे थे कि मिस्टर माजिद ने स्वयं कार्रवाई की और किसी ने भी उन्हें रोकने और ना कहने की हिम्मत नहीं की। कई लोगों ने गुप्त रूप से पुष्कर की पहचान के बारे में भी अटकलें लगाना शुरू कर दिया था। एक छात्र जो प्लैटिनम कार्ड ले सकता है, ये पुष्कर किस राजघराने से है? सभी गेस्ट पुष्कर के बारे में ऐसा ही सोच रहे थे। उसे पीट पीट कर मार मत डालना। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि वह खुद अपना जुर्म एक्सेप्ट करे और लोगों को सच बताए। पुष्कर ने अचानक वहां पर खड़ी कल्पना को देखते हुए कहा। उसकी आवाज मंद थी। क्या उसने तुम्हें कहने के लिए मजबूर किया था जो तुमने मेरे बारे में कहा था? कल्पना का शरीर नरम हो गया। वह जमीन पर बैठ गई और वहीं पर तुरंत लुढ़क गई। उपस्थित लगभग सभी लोग जानते थे कि क्या हो रहा है। कल्पना ने कहा था कि पुष्कर उसके साथ बदतमीजी करना चाहता था। क्या इस बात के पीछे कोई और मतलब छुपा हुआ था? कल्पना ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी। मैनेजर सतीश ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। उसने कहा था कि अगर मैंने उसे अपना गुस्सा निकालने में मदद नहीं की तो वह मेरे साथ कुछ बुरा करेगा। मैं एक अकेली लड़की उसका क्या कर सकती थी? जब माजिद ने सुना कि यह तो कुछ गंभीर मामला है तो वह गुस्सा हो गए और तुरंत चिल्लाए, बोलो, चलो शुरू से शुरू करते हैं। यहां क्या हो रहा है? यदि तुम कुछ भी छिपाने की हिम्मत करते हो तो तुम जानते हो कि क्या होगा। कल्पना डर से कांप रही थी। उसने डरते हुए कहा, यह मैनेजर सतीश का किया धरा है। उसके सभी कॉलीग्स उसकी लस के बारे में जानते थे। आज रात जब उसने मुझे वह नई प्रिंसेस ड्रेस पहने देखा तो वह मुझे लड़कों के बाथरूम में ले जाने वाला था। वहां वह मुझ पर जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन पुष्कर ने मुझे बचा लिया और सतीश को बहुत पीटा। फिर सतीश वहां से उठकर जाने लगा। जाते जाते उसने कहा, मैं इसका रिवेंज लूंगा। घटिया लड़की, तुमने मेरे पैसे भी ले लिए और सारी गलती मुझ पर डाल दी। सतीश चिल्लाया। इस समय लवरेज सिंह जो अब तक चुप था, उसने सतीश के मुंह पर जोरदार लात मारी और धीमी आवाज में कहा, मिस्टर माजिद ने तुमसे कुछ नहीं कहा, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़की को बीच में रोकने की? इस वक्त पूरे हॉल का माहौल सीरियस हो गया था। कल्पना ने मिस्टर माजिद को उसकी ओर देखते हुए देखा और वह कांपते हुए केवल इतना ही कह सकी, सतीश ने मुझसे कहने के लिए कहा था कि पुष्कर मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता था, लेकिन पुष्कर ने मुझे उनसे बचाया था। हाउ कुड आई डू दिस टू हिम? लेकिन सतीश ने मुझे धमकी दी। उसने कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मुझे नौकरी से निकाल देगा। मैं डर गई थी और मैं मिस्टर पुष्कर को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मैं गलत थी। कल्पना ने पुष्कर से माफी मांगी और चिल्लाकर बोली, मैं गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दो पुष्कर। सतीश का पूरा मुंह टेढ़ा हो गया था और वहां से ब्लीडिंग भी हो रही थी। वह लगभग बेहोश हो गया। उसने कल्पना की ओर इशारा किया और कुछ कहना चाहा, लेकिन वह केवल वो कह सका और वह कुछ नहीं कह पा रहा था। जब सभी ने यह सुना तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि पहले की हर चीज का ब्लेम पुष्कर पर गलत तरीके से लगाया गया था। ये गंदी लड़की है, लानत है। किसी ने तुम्हें बचाया और तुम उसी को नुकसान पहुंचाने चली गई। ये बहुत ही बुरी लड़की है। इस तरह की लड़की तो मरने के लायक है। और ये सतीश जो कुछ भी नहीं है, असली में इस तरह के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। अगर ये लड़का पुष्कर मार्शल आर्ट नहीं जानता या फिर मिस्टर माजिद नहीं होते तो आज इस लड़के पुष्कर को जिंदा ही मार दिया जाता। ये सही है। मैंने लगभग बहुत से गलत आदमी देखे, मैंने बहुत सारे बुरे लोगों और बुरी चीजों को देखा है, लेकिन ये पहली बार है कि मैंने इतने गंदे लोगों को देखा है। मैंने लगभग पुष्कर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बुला ली थी, लेकिन लकीली मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं तो ये एक अन्याय हो जाता और इसका बचाव करने का कोई तरीका भी नहीं था। भीड़ की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर कोई साफ सुन सकता था। शिखा ने अचानक पुष्कर का हाथ पकड़ लिया। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है पुष्कर,
तुम इनोसेंट हो। मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उर्वी का चेहरा बहुत उतरा हुआ था। उसने पहले पुष्कर को दोषी ठहराया था और उसका मानना था कि पुष्कर ऐसा कर सकता है, लेकिन अब मौके पर ही सच सामने आ गया था। उसे लगा कि उसे पुष्कर से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी। मंगल, रचिता और अन्य सेकंड जनरेशन के अमीर लोगों ने भी अपना अहंकार दिखाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अभी पुष्कर की मदद नहीं की थी। इसके बजाय उन्होंने पुष्कर को सतीश के सामने घुटने टेक कर अपनी गलती स्वीकार करने और खुद को थप्पड़ मारने के लिए कहा था। अब उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा गया हो। अयान ने भी अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो हमेशा ऐसी सिचुएशन में हीरो बनने की कोशिश करता था और इस बार भी उसे लगा था कि वो यहाँ भी हीरो बन गया है, खासकर जब उसने पुष्कर और कल्पना के मामले को सुलझाने में मदद की थी। लेकिन अब उसका चेहरा देखने लायक था। अयान तो मन ही मन सोच रहा था, मैं देखना चाहता था कि पुष्कर को कैसे थप्पड़ मारा जाता है और उसके हाथ और पैर कैसे तोड़े जाते हैं। मैं मंगल और अन्य लोगों को बताना चाहता था कि यदि वे उसकी बात नहीं सुनेंगे तो उनका अंत बुरा होगा। लेकिन पुष्कर ने तो सारी बाजी ही पलट दी और आज का हीरो बन गया। पुष्कर के वो शब्द, तुम कौन हो, मैं तुम्हें अपने मामलों में इंटरफेयर करने की परमिशन कैसे दे सकता हूं, यहां से चले जाओ। उसकी ये बातें चाकू की तरह थी जो अयान के दिल में चुभी थी। मिस्टर माजिद इतने गुस्से में थे कि उनकी मुट्ठियां जोर से भींची हुई थी। क्या माजिद मैनेजर सतीश को मार डालेगा? क्या उर्वी पुष्कर से माफी मांगेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम। मिस्टर माजिद मैनेजर सतीश पर चिल्लाए, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जिस समय महिंद्रू फैमिली पर हमला हुआ था उस समय पुष्कर ने ही मिसेस महिंद्रू की जान बचाई थी। अगर पुष्कर ना होता तो वो मार दी जाती। पुष्कर के साथ महिंद्रू फैमिली और माजिद के बहुत ही अच्छे रिश्ते थे, लेकिन इस बेवकूफ मैनेजर ने सब बर्बाद कर दिया। अगर इतने सारे लोग नहीं देख रहे होते तो माजिद अब तक मौके पर ही सतीश की गर्दन तोड़ चुका होता। इस समय मिस्टर माजिद एक खतरनाक शेर की तरह थे जिनसे सभी को डर लग रहा था, स्पेशली वेटरों को, जो तुरंत सोचने लगे कि क्या उन्होंने पुष्कर को नाराज किया है। काउंटर पर ड्यूटी पर मौजूद हरीश और पुष्कर पर हमला करने वाले पुरुष वेटरों के हाव भाव अचानक बदल गए थे। वे जानते थे कि इस मामले की जांच जरूर होगी और उनके लिए सबसे हल्की सजा यह होगी कि उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वह हरीश सच में अभी खुद को पीट पीट कर मार डालना चाहता था। तभी सतीश रेंग कर आया, पुष्कर के सामने घुटने टेके और अपनी अजीब सी आवाज में चिल्लाया, मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में गलत था, मैं अंधा था। पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, सतीश तुम तो मेरी जिंदगी चाहते थे, तो फिर अब घुटने टेक कर माफी क्यों मांग रहे हो? और वैसे भी मुझे तुम्हें क्यों छोड़ देना चाहिए? क्या तुम बहुत घमंडी नहीं थे जब तुमने दूसरों को धमकाया और मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने के लिए कहा? लेकिन अब तुम इतने घमंडी क्यों नहीं हो? पुष्कर ने सतीश से कहा, मुझे माफ करें, ये मेरी गलती थी, आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा। सतीश ने दया की भीख मांगी। पुष्कर ने अपना सिर हिलाया। वह कई लोगों को जान दे सकता था, लेकिन वह उन लोगों को कभी नहीं जाने देगा जो उसे मरवाना चाहते थे। मिस्टर माजिद ने तुरंत कहा, इन दो लोगों को मेरे सामने हटा दो, मैं उन्हें कभी नहीं देखना चाहता। हाँ मिस्टर माजिद। लवरेज के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वह आगे बढ़ा और सतीश और कल्पना को एक हाथ से आसानी से बाहर ले गया। कल्पना को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, वह बस चिल्ला रही थी, लेकिन उसे समझ आ चुका था कि माजिद की बात का क्या मतलब था। प्लीज ऐसा मत करो, मत करो। वो दोनों चिल्ला रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे। लवरेज की ताकत बहुत ज्यादा थी। भले ही सतीश मोटा था, फिर भी लवरेज ने उसे उठा लिया था। अचानक पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मिस्टर माजिद शांत हो गए और पुष्कर से कहा, आप इनकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। मिस्टर पुष्कर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इन जैसों का क्या करना है। बेशक ये मैनेजर सतीश था जिसने पुष्कर को उकसाया था, लेकिन दूसरी ओर इसका मतलब यह था कि मिस्टर माजिद उसे सिखाने में इनकॉम्पिटेंट थे, जो माजिद पर एक अनकही जिम्मेदारी थी। उसे बस यही उम्मीद थी कि पुष्कर इस वजह से उससे नफरत नहीं करेगा। आखिरकार उसने पुष्कर जैसे हाई रैंकिंग आदमी को नाराज कर दिया था, जो निश्चित रूप से उसका मालिक मिस्टर महिंद्रू कभी स्वीकार नहीं करेगा। पुष्कर ने सिर हिलाया। वह सच में मिस्टर माजिद पर अपना गुस्सा नहीं उतारना चाहता था। यदि यह माजिद का क्लब नहीं होता तो पुष्कर उस स्थान को बर्बाद भी कर सकता था। पुष्कर को सिर हिलाते हुए देखकर मिस्टर माजिद ने अपना मन बना लिया। सभी को हाथ हिलाया और चिल्लाया, ठीक है, अब सब ठीक हो गया है, सभी के सभी अपने काम में लग जाओ और यहां सफाई करो। लोगों के ग्रुप को तितर बितर होना पड़ा और अन्य वेटर तुरंत फिर से बिजी होने का नाटक करने लगे। मिस्टर पुष्कर, क्या आप फ्री हैं? माजिद ने कहा। पुष्कर ने शांति से कहा, मैं यहां अपने दोस्तों के साथ अपनी दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए आया हूं।
बहुत से लोग अभी तक नहीं निकले थे। पुष्कर की बातें सुनने के बाद उन्होंने बड़ी ईर्ष्या से देखा। उन्होंने उर्वी और अन्य स्टूडेंट्स को भी देखा। वे लोग पुष्कर के दोस्त बनना चाहते थे, खासकर जब लोग शिखा को देख रहे थे, जिसे वो कुछ देर पहले मूर्ख समझ रहे थे, जिसने वास्तव में पुष्कर का बचाव किया था। सभी को ऐसा लग रहा था कि वह जरूर पुष्कर को चाहती होगी। माजिद ने पुष्कर के बगल में उर्वी और अन्य लोगों पर नजर डाली और पाया कि वे सभी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था। माजिद ने सिर हिलाया और कहा, मिस्टर पुष्कर, क्या आपके पास अकेले में बात करने का समय है? ठीक है। पुष्कर ने दीवार लगी घड़ी पर नजर डाली और सिर हिलाया। उर्वी, शिखा और अन्य लोग पास में थे, इसलिए वे स्पष्ट रूप से समझ सकते थे। आगे बढ़ते हुए माजिद ने अपने आदमी से कहा, पुष्कर के सभी दोस्तों को कुछ पे नहीं करना है। प्रत्येक आदमी को 10 लकी ड्रॉ दे दो। उन सभी का स्पेशल ध्यान रखो। उस आदमी को तुरंत समझ आ गया। उसने जवाब दिया, जी मिस्टर माजिद। जब पुष्कर और माजिद ऑफिस में चले गए तो उर्वी और उसके दोस्त उन्हें ही जाते हुए एकटक देख रहे थे। उर्वी पुष्कर को जाते हुए देख रही थी। इस पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ खो रही है। क्लब के आलीशान ऑफिस में मिस्टर माजिद ने खुद चाय बनाई और अपने कारण हुई परेशानी के लिए पुष्कर से कहा, जो भी हुआ मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं मिस्टर पुष्कर। यदि बाहर के लोगों का ग्रुप ये दृश्य देखता तो दंग रह जाता और सोच में पड़ जाता कि आखिर ये पुष्कर कौन है। पुष्कर ने चाय पी और शांति से कहा, आप मुझसे सिर्फ माफी मांगने के लिए यहां नहीं मिले हैं। अगर आपने मुझे इस ऑफिस में बुलाया है तो जरूर कोई और बात भी है। हाँ, मैं सच में इसे आपसे छिपा नहीं सकता मिस्टर पुष्कर। माजिद ने चेहरे पर जटिल भाव के साथ अपने चाय का कप नीचे रखा और गहरी आवाज में कहा, मिस्टर पुष्कर, क्या आप कुछ दिनों में होने वाले स्नेक हेड फेस्टिवल के बारे में जानते हैं? स्नेक हर पूर्णमासी के दूसरे दिन अपना सिर उठाता है। पुष्कर ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाई। उसे नेचुरली इस पारंपरिक त्योहार के बारे में पता था। माजिद ने एक सरप्राइजिंग तरीके से कहा, यह सही है। यह वो दिन है जब इस शहर के सभी अंडरग्राउंड नेता एक साथ इकट्ठा होते हैं। पुष्कर ने माजिद की सारी बातें चुपचाप सुनी। उसे पूरी तरह से यह नहीं पता था कि हर साल शहर के सभी अंडरग्राउंड लोग पूरे साल के मामलों के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा होते थे और अपने इलाकों को फिर से बांटते थे। मिस्टर पुष्कर, अगर आप इसमें शामिल हो जाते हैं तो यह हम सभी के लिए सबसे अच्छा होगा। माजिद ने यह बात बड़े उत्साह से कही। यह ऑफर स्वीकार कर लो, इससे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और तुम्हें जिनसे बदला लेना है उसमें तुम्हें मदद मिलेगी। अचानक ही काले सांप के ये शब्द पुष्कर के कानों में गूंजे। हालांकि पुष्कर को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बदले की बात कर रहा था, मगर तभी पुष्कर को एक लड़की की धुंधली सी तस्वीर सामने दिखाई दी, जिसे वो शायद जानता था पर पहचान नहीं पा रहा था। पुष्कर ने माजिद के ऑफर के लिए हाँ कर दी। अगर तुम्हें उन सबसे जीतना है तो अब तुम्हें अपनी शक्ति को बहुत जल्दी कई गुना बढ़ाना होगा। काले सांप की आवाज पुष्कर के कानों में गूंजी। उधर यह देखकर कि पुष्कर ने मना नहीं किया, माजिद तुरंत पुष्कर के लिए चाय लेके आया और कहा, इस बात के लिए मैं आपको शराब के बजाय एक और कप चाय दूंगा। जब पुष्कर ने माजिद के हाथ पर लगी चोट को देखा तो वह पूछने से खुद को रोक नहीं सका और बोला, मिस्टर माजिद, आपकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई? यह चोट शामली द्वारा माजिद का हाथ तोड़ने की वजह से लगी थी जब वे लोग मिस्टर महेंद्रू के घर पर थे। माजिद ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो बस ये थोड़ा बहुत ही दिक्कत करता है। माजिद सच में जानता था कि वो दर्द से पीड़ित है, लेकिन उसे लगता था कि उसकी ये चोट कुछ और दिनों में सही हो जाएगी। लेकिन उसे यह डर भी था कि कुछ ही दिनों में स्नैक हेड फेस्टिवल शुरू हो जाएगा और वह ऐसे प्लास्टर में लिपटा हुआ दिखाई देगा, तो क्या उसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा? पुष्कर ने धीरे से मेज पर दवा की एक बोतल रखी और कहा, यह आपकी चोट के लिए दवा है जो अमृत जैसा काम करेगी। इसको ले लेना, यह आपकी चोट में बहुत मदद करेगी। मिस्टर माजिद एक बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने अभी तक विभिन्न प्रकार के लोगों से मुलाकात की है, लेकिन उन्होंने पुष्कर जैसा इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है जो इस उम्र में भी पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता हो। उधर उर्वी ने काफी देर तक काउंटर में इंतजार किया, लेकिन उसने पुष्कर को वापस आते नहीं देखा, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान थी। शिखा भी काफी परेशान दिख रही थी। विशेष रूप से ये थोड़ी देर के लिए कुछ पागलपन जैसा था, लेकिन जाहिर तौर पर हर किसी का मूड अब ठीक नहीं होने वाला था, क्योंकि एक अजीब सा माहौल हर किसी के जहन में भर गया था। भले ही अयान कमाल के गाने गाता हो, लेकिन उसे इस समय इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिला। अभी भी कई अमीर लोग पुष्कर की पहचान का अनुमान लगा रहे थे। वो सभी यही सोच रहे थे कि पुष्कर और माजिद के बीच क्या संबंध हो सकते हैं। माय लविंग गेस्ट, प्लीज एक्सक्यूज मी, ये एक लॉटरी का शो है जिसे हमारे बॉस माजिद ने खुद आपके सामने पेश करने के लिए कहा था। इस गेम में सभी के पास 10 मौके हैं। माजिद के द्वारा अपॉइंट किए गए नए मैनेजर आरुष बाकी वेटरों के साथ मिलकर
एक बड़ी लॉटरी मशीन को अंदर ले आया। ये देखकर उर्वी और अन्य लोग पहले तो दंग रह गए, लेकिन उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले कभी लॉटरी खेलने का प्रयास ना किया हो। शिखा ने उनसे पूछा, पुष्कर कहाँ गया और वह कब वापस आएगा? आप लोग चिंता ना करें, मिस्टर पुष्कर और मिस्टर माजिद अभी भी कुछ जरूरी चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जब मिस्टर पुष्कर यहाँ से जाने लगेंगे तो हम जरूर उन्हें एक स्पेशल कार में वापस भेजेंगे। और आप सभी लोगों के लिए आज की रात यहाँ सब कुछ फ्री है और हर किसी के पास 10 लकी ड्रॉ के चांसेस भी हैं। आरुष ने बड़े ही प्यार से कहा। अयान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जब हम यहाँ इतने पैसे खर्च करने आ सकते हैं तो फिर हम इस छोटी सी रकम की परवाह क्यों करेंगे? मुझे लॉटरी या ऐसी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जो कोई भी इस गेम को खेलना चाहता है खेल सकता है, अयान ने कहा। तभी मंगल ने अपनी आंखें उस ओर घुमाई और कहा, मैंने कभी भी कोई प्राइज नहीं जीता है। रचिता यहां से जाना चाहती थी, लेकिन मंगल ने कुछ ऐसा कहा जिस वजह से वह चिल्ला पड़ी। डोंट केयर अबाउट इट एंड आई डोंट वांट टू प्ले ईदर। आज मेरा बर्थडे है, मुझे कम से कम एक गेम तो खेलना ही चाहिए। इसे पुष्कर की ओर से मेरे लिए एक और गिफ्ट समझ लो, रचिता के कहते ही उर्वी ने कहा। यह कहने के बाद उर्वी आगे बढ़ी और लॉटरी निकालने के लिए पहुंच गई। उसने बिना किसी संकोच के 7 नंबर की गेंद निकाल ली। आरुष ने उर्वी से कहा कि वो 7 तारीख को उसे अपने क्लब से एक डॉल गिफ्ट देंगे और अभी भी उर्वी के पास 9 मौके थे। जब मंगल और अन्य लोगों ने यह सुना तो वे जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सके। मंगल ने कहा, ऐसे खूबसूरत गिफ्ट तो बच्चों के लिए होते हैं। यह सुनकर उर्वी थोड़ी शर्मिंदा हुई और बोली, ओके आई विल प्ले वंस अगेन। तभी शिखा तेजी से आगे बढ़ी और कहने लगी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ये गेम खेलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे डॉल्स पसंद है। जैसे ही उसने ये कहा लॉटरी शुरू हो गई। उसमें जो पहला प्राइज निकला वह भी एक बढ़िया प्राइज था, लेकिन जब शिखा ने नंबर 3 निकाला तो प्राइज अचानक बदल गया, क्योंकि नंबर 3 में 30,000 रुपए का कैश प्राइज था। आरुष अचानक जोर से चिल्लाया, 30,000 रुपए! वहां बैठा हर कोई इंसान कुछ समय के लिए सन्न रह गया, क्योंकि सच में शिखा को कैश प्राइज मिला था। लेकिन ये इतना भी ज्यादा नहीं था, सिर्फ 30,000 रुपए ही। शिखा भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई। वाह, मैंने खूब सारे पैसे जीत लिए, प्लीज बूस्ट मी। अचानक किस लड़की को पुष्कर याद करने लगा था। आखिर शिखा कितने पैसे जीतने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कांग्रेचुलेशंस, नंबर 2 प्राइज 20,000 रुपए हैं। आरुष ने फिर से नाम की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। शिखा ने 4 बार और ड्रॉ खेला और उसने 2 बार और पैसे जीते। आरुष ने सभी से कहा, ठीक है गेस, आपने सभी ड्रॉ का इस्तेमाल कर लिया है। टोटल कैश प्राइस 1,70,000 रुपए हैं और इसके साथ कई कीमती प्राइज और भी हैं। होप यू ऑल एंजॉय द गेम। आरुष ने अपने पीछे खड़े वेटरों की ओर हाथ हिलाते हुए इशारा किया। ये सभी वेटर अपने हाथों में इनाम पकड़े हुए थे। 1,70,000 रुपए मेज के ऊपर रखे हुए थे, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। प्लीज गेट्स, अगर आप चाहते हैं तो क्लब की ओर से आपको घर पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये लॉटरी समाप्त हो गई है, एंजॉय योर टाइम, आरुष ने कहा। वहां बैठे लोग हैरान हो गए। 1,70,000, इतने सारे रुपए! ओह गॉड, अगर मुझे पता होता तो मैं भी ये गेम खेल लेती। रचिता ने तुरंत रिएक्ट किया और फिर गुस्से से उठकर वहां से चली गई। ओह गॉड, ये क्लब सचमुच बड़ा पैसे वाला है। एक लड़की ने 1,70,000 जीत ली। अगर मुझे पता होता कि लॉटरी अभी भी निकाली गई है तो मैं भी जीत सकता था, क्लब में मौजूद एक गेस्ट ने कहा। हर कोई शिखा को जलन भरी नजरों से देख रहा था। जिसको सबसे अधिक बुरा लग रहा था वह उर्वी थी। उसने सही मायनों में एक अच्छा शॉट लिया था, फिर भी वो अच्छा प्राइज नहीं जीत पाई थी। शिखा को इस जीत की उम्मीद नहीं थी और वह इतनी खुश थी कि अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही थी। वह आज रात सबसे खुश थी। टाइम बहुत हो गया है, चलो घर चलें। तभी अयान ने कहा। किसी को भी वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वे एक के बाद एक बाहर निकलने लगे। क्लब के मेन गेट पर ड्राइवर के बाहर निकलने का इंतजार करते समय हर कोई थोड़ा दुखी था, खासकर जब उन्होंने शिखा को पैसों का एक बड़ा बैग ले जाते देखा तो रचिता बहुत गुस्से में थी। कहीं पुष्कर मिस्टर माजिद से मिला हुआ तो नहीं है ना? अचानक एक आदमी ने यह बात कही। सभी लोगों ने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को देखा। फिर अयान अचानक मुस्कुराया और कहा, वास्तव में पुष्कर उतना बड़ा और छुपा हुआ लड़का नहीं है जितना तुम लोग उसके बारे में सोचते हो। बस पुष्कर अच्छी फाइट कर सकता है तो उसे ब्लैक बेल्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि मिस्टर माजिद को उसकी मार्शल आर्ट बहुत पसंद आई होगी। हाँ, वह कुछ गैंगस्टरों से मिला भी था और मैंने देखा था कि कुछ गैंगस्टर्स उसे कॉलेज में मिलने भी आए थे। रचिता ने चिल्लाते हुए कहा। अयान ने कहा, पुष्कर जैसे लोगों को आसानी से धोखा दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो सुधर नहीं पाते। उन्हें कुछ सालों के लिए ट्रेन किया जाता है और वे एक खतरनाक गैंगस्टर बन जाते हैं। फिर उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। साफ शब्दों में कहूं तो
मिस्टर माजिद ने हमारे एक दोस्त को बर्बाद कर दिया है। तुमने उस लड़की कल्पना और उस मैनेजर का हाल तो देख ही लिया होगा। वह किस लिए ऐसा कर रहे हैं? उर्वी ने जिज्ञासा से पूछा। बेशक ये उनके गैस के लिए है। इतने सारे लोग देख रहे थे कि मिस्टर माजिद कौन है। वह हर किसी को डराना चाहता है। वह अपने एम्प्लॉयज को भी डराना चाहता है ताकि वो लोग उसे कभी भी आंख ना दिखा सके। सबसे बड़ी बात, हमारे जैसे लोगों को यह दिखाना है कि अगर हम इस क्लब के मेंबर हैं तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। मुझे लगता है कि इस क्लब की सच्चाई कुछ और ही है। अयान उर्वी को समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ऐसा ही होगा। तुम सही कह रहे हो अयान। अदरवाइज माजिद पुष्कर को इस तरीके से बर्ताव कैसे करने दे सकता था? रचिता ने कहा। मैं बस तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पुष्कर की हैसियत वाला कोई व्यक्ति मिस्टर माजिद को कैसे जान सकता है। वे सभी उस प्लैटिनम कार्ड के लिए ऐसा करते हैं, चाहे वे बिल्ली हो या कुत्ता। उन्हें सब कुछ मिल सकता है क्योंकि माजिद का आज का व्यवहार ऐसा ही था। लेकिन पुष्कर को वो कार्ड कैसे मिला? वहीं पर खड़े एक अमीर आदमी ने कहा। क्या इस कार्ड को पाना इतना आसान है? उसे शायद ये नए स्टोर के इनॉग्रेशन के लिए लॉटरी में दिया गया होगा या किसी कनेक्शन से लिया गया होगा। प्लैटिनम कार्ड के लिए 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि 1000 से कम रुपए की औकात वाला लड़का इस कार्ड को हासिल कर सकता है? क्या पुष्कर की हालत देखकर लगता है कि वो प्लैटिनम कार्ड खरीद सकता है? मंगल तुरंत बोला। अयान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठग तो ठग होते हैं। आखिर में उनका बाहर रास्ते पर बुरी तरह मरना तय है, चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों ना हो। ये लोग भी बिल्कुल वैसे ही हैं। लेकिन जो हमारे लिए बहुत खास है उसका हमें बहुत दुख है। वास्तव में वह लड़का दिल का बुरा नहीं है, लेकिन वह सिर्फ उन लोगों का पालतू बन चुका है। अयान के शब्दों को सुनने के बाद उर्वी खुद को कांपने से नहीं रोक सकी। उसने अपनी मुलायम मुट्ठियों को भींच लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा और बुदबुदाते हुए कहा, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। क्या तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो पुष्कर? तुम किसी और का कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह कितना खतरनाक है? नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी वह गलती बार बार नहीं करने दे सकती। उधर क्लब के ऑफिस में पुष्कर और माजिद की बातें खत्म हो चुकी थी। तो फिर ठीक है, अब मैं चलता हूं। पुष्कर ने माजिद की तरफ देखा, अपनी जगह से खड़ा हुआ और चला गया। माजिद ने अब पुष्कर को नहीं रोका। वो उसे बाहर तक छोड़ने आया और फिर उसके लिए कार का इंतजाम भी कर दिया। अगले दिन पुष्कर भी समय पर कॉलेज गया। हालांकि वह कल रात को इतनी देर से वापस आया, लेकिन फिर भी सुबह वो टाइम से कॉलेज पहुंच गया था। वैसे पुष्कर की अभी की शक्तिशाली क्षमता को देखते हुए उसे अब कुछ सीखने के लिए कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके परिवार को कोई दिक्कत हो। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी उस पर आरोप लगाए या कुछ कहे। शाम को क्लास से बाहर निकलने से पहले टीचर अंकिता ने पुष्कर को शर्माते चेहरे के साथ बुलाया। जी मैडम अंकिता, क्या बात है? पुष्कर ने अंकिता को देखा और कहा, मुझे तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी काम है, आओ मेरे साथ। अंकिता ने कहा और फिर वो पुष्कर को अपने साथ ही अपने हॉस्टल की ओर लेकर चल पड़ी। अंकिता ने कुछ शर्म और गुस्से से पुष्कर की ओर देखा और उसे कुछ भी नहीं बोलने के लिए कहा। इस समय अंकिता बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। जब अंकिता हॉस्टल के दरवाजे पर पहुंची तो उसने चोर की तरह इधर उधर देखा। जब उसे लगा कि कोई और टीचर वापस नहीं आया है तो उसने जल्दी से दरवाजा खोला। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से अंदर आओ, कोई तुम्हें देख ना ले। अंकिता ने झटके से पुष्कर को अंदर खींच लिया। जैसे ही पुष्कर उसके कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ महसूस होता है, जैसे उस कमरे को किसी गुलाबी रंग से सजाया गया है। अंकिता मैडम, आपने तो ये रूम बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ है। लगता है आपको सफाई बहुत ही ज्यादा पसंद है। पुष्कर ना चाहते हुए भी उसकी तारीफ में ये कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसने बिस्तर पर अंकिता के प्राइवेट कपड़े देख लिए। अंकिता ने भी बिस्तर पर फेंके हुए अपने वो कपड़े देखे जो उसने सुबह गलती से वहीं पर छोड़ दिए थे। वह वास्तव में इसके बारे में भूल गई थी। अंकिता ने तुरंत शर्माते हुए उन कपड़ों को बिस्तर से उठा लिया और दूर रख दिया। जैसे ही अंकिता उन कपड़ों को अलमारी में रखने लगी थी तो उसका पैर बेड में फंस गया और अंकिता की साड़ी खुल गई और उसकी सुंदर कमर पुष्कर के सामने आ गई। अंकिता ने जैसे ही अपनी साड़ी को संभालने की कोशिश की तो वो पूरी ही खुल गई और अब अंकिता के शरीर पर सिर्फ वो ही कपड़े रह गए थे जिनमें उसके लिए अपने खूबसूरत शरीर को छुपाना मुश्किल था। ओह, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अंकिता हाथ बांधे हुए खड़ी थी और खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मन उन हाथों को हटाकर पुष्कर के सामने खुलकर आने को कर रहा था। पुष्कर ने धीरे से कहा, ओह। तभी अंकिता ने पुष्कर का ध्यान अपनी खूबसूरत कमर से हटाने के लिए कहा, वैसे क्या तुम्हारे पास अभी भी वह घाव हटाने वाली दवाई है जो तुमने मुझे पिछली बार दी थी? एक्चुअली मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त है, क्या मैं उसके बचपन के निशान मिटा सकती हूँ? 2 और बोतलें हैं, आपके शरीर पर किसी भी तरह का निशान हो तो आप उन्हें हटा सकती हैं। पुष्कर ने तुरंत कहा। अंकिता खुशी से उछल पड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बढ़िया, समय आने पर तुम इसे मेरे दोस्त को बेच सकते हो, वो इसे बहुत सारे पैसों में खरीद सकती है।
पुष्कर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे कल ही लाऊंगा और आपको दे दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। अंकिता इतनी खुश थी कि वो भूल ही गई कि वो किन कपड़ों में थी और उसने अपने हाथ खोल दिए और अपने दोस्त को मैसेज भेजने लगी। इस समय पुष्कर की नजर अंकिता के खूबसूरत शरीर को निहार रही थी। इसे भेजने के बाद उसे अचानक याद आया कि पुष्कर की आंखें उसके शरीर पर घूम रही हैं। वो शर्मा गई और अंकिता ने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। इसलिए आपने मुझसे हॉस्टल में आने के लिए कहा था, पुष्कर ने कहा। अंकिता ने शर्म से कहा, पिछली बार जब तुमने मेरी बीमारी का इलाज करने में मेरी मदद की थी तो क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक बार फिर से मेरा इलाज करना चाहते हो? तो अभी कर दो ना, क्योंकि जब मेरी दोस्त आ जाएगी तो वो लंबे टाइम तक मेरे साथ रहेगी और तब हमारा मिलन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इतना कहने के बाद अंकिता खूबसूरती के साथ अपने मुलायम बिस्तर पर लेटने के लिए जाने लगी। उसका कोमल फेस उसकी रजाई में दबा हुआ था और उसका पूरा खूबसूरत शरीर पुष्कर के सामने था। अंकिता के इस तरह लेटने पर उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे कि वह अपने प्रेमी के अपने करीब आने का इंतजार कर रही हो। जल्दी करो। रजाई से एक आवाज आई। अंकिता को वास्तव में अब पुष्कर को देखने में कोई शर्म नहीं थी। क्लास टीचर के रूप में उसकी पहचान पुष्कर के सामने खत्म हो गई थी। तभी अचानक से एक तेज आवाज आई और हल्के दर्द की सिरहन अंकिता के पूरे शरीर में फैल गई। अंकिता ने अपनी कोमल हथेलियों से रजाई को कसकर पकड़ लिया। इस समय पुष्कर भी खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी अचानक से पुष्कर रुक गया। ये ठीक नहीं है मैडम। लेकिन क्यों? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंकिता ने कहा। हाँ, लेकिन आज इसे यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि मैं भी इसके लिए तैयार नहीं हूं, पुष्कर ने कहा। अंकिता को थोड़ा दुख महसूस हुआ, इसलिए वह बस लेट गई और बोली, वैसे मिहिका इन दिनों हर जगह तुम्हें ढूंढ रही है। वह आज कॉलेज भी नहीं आई। मैंने सुना है कि वह बीमार भी थी। सच में? पुष्कर को कोई परवाह नहीं थी। जब मिहिका ने उसे इस तरह छोड़ दिया तो उसने उससे नफरत नहीं की थी, लेकिन वो उसके बारे में अच्छा भी महसूस नहीं कर पा रहा था। हाँ, वह तुम्हारे लिए रोई भी थी और तुम्हें ढूंढने के लिए हिल स्टेशन तक भी गई थी। वह तुम्हें ढूंढ रही थी, इसलिए वह इन दिनों कॉलेज नहीं आ रही थी। मैंने महेंद्रू परिवार के लोगों से सुना कि उसे जहर दिया गया था और बचा हुआ जहर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, अंकिता ने अपने कपड़े संभालते हुए कहा। पुष्कर को इस बात पर थोड़ा गुस्सा आया। उसे पता था कि वो जहर बहुत खतरनाक है। अगर इसे ना निकाला गया तो यह सच में मेघा के जीवन को खतरे में डाल देगा। पुष्कर, क्या तुम मुझे आज ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? अचानक एक पतली शर्मीली आवाज आई। इस बात को सुनकर पुष्कर थोड़ा चौंका। बिस्तर पर सुंदर और मोह करने वाली लड़की को देखकर उसे लगा कि उसने गलत सुना है। पुष्कर थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन तभी अंकिता के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन आया था अंकिता के दरवाजे पर? क्या अंकिता और पुष्कर एक ही कमरे में पकड़े जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।